स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। ये सुनकर दिनेश और एक घनी भौहों वाले व्यक्ति ने आंखें फाड़ लीं। जोहेब भाई, आपको शक है कि वह व्यक्ति वास्तव में जागृत संघ से है? दिनेश ने जल्दी से पूछा। यह एक संभावना है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जोहेब ने कहा। यायान देश में कुल मिलाकर केवल 5 युद्ध कला संघ हैं और उनमें वास्तविक तत्व स्तर के युद्ध योद्धाओं की संख्या 20 से भी कम है। अगर आप उन्हें सच में ढूंढना चाहें तो वे क्यों नहीं मिलेंगे जब तक कि वह युद्ध कला संघ का हिस्सा न हो। युद्ध कला संघ की मदद के बिना केवल अपनी ताकत के बल पर वास्तविक तत्व स्तर तक पहुंचना, ये बहुत ही छोटी संभावना है। यान देश में लाखों में से शायद एक भी ऐसा नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं, दिनेश ने सिर हिलाया। युद्ध योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, हमारे जैसे जागृत के लिए भी अगर आप जागृत संघ में शामिल नहीं होते हैं और अकेले ही खोज करते हैं तो जरूरी प्रयास दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकता है। मुख्य बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप जागृत संघ में शामिल नहीं होते हैं। युद्ध कला संघ का भी यही हाल है। जाहिर है, अगर ऐसा कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद है तो दिनेश की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर मार देना चाहिए। तुलना में मुझे लगता है कि दूसरी संभावना सबसे अधिक है, यानी वह जागृत संघ का सदस्य है, बस युद्ध योद्धा के रूप में भेस बदल कर है। जोहेब ने कहा। दिनेश भाई, आपको पता होगा कि कई जागृत 20 स्तर पर पहुंचने के बाद युद्ध कला का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी जागृत लोगों की आध्यात्मिक शक्ति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे आत्मा रहस्य पुस्तिकाओं का अभ्यास काफी आसान हो जाता है। कई आत्मा युद्ध कलाएं महाशक्तियों से कम शक्तिशाली नहीं हैं। एक या दो अतिरिक्त आत्मा युद्ध कलाएं सीखने का मतलब एक या दो और महाशक्तियों में महारत हासिल करना हो सकता है। और युद्ध कलाओं में आत्मा रहस्य पुस्तिकाओं के अलावा विभिन्न प्रकार की शारीरिक तकनीकें, हथियार, शरीर तकनीकें, आंतरिक शक्ति आदि भी शामिल हैं। कई 20 स्तर और उससे ऊपर के जागृत लोग रुचि के चलते कुछ का अध्ययन करते हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहें। उस व्यक्ति ने बहुत संभावना है कि कृपाण तकनीक का अध्ययन किया हो। क्या आपने नहीं कहा कि उसका शारीरिक बचाव मजबूत है? तो यह व्यक्ति बहुत संभावना है कि शरीर वृद्धि प्रकार की महाशक्ति वाला जागृत है। ओह, समझा। दिनेश को अचानक एहसास हुआ। यही वजह है कि वास्तविक तत्व स्तर से ऊपर के इतने कम युद्ध योद्धा हैं। इतने लोगों को ढूंढने के लिए भेजने के बाद भी वे उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? दरअसल वे सभी जागृत संघ के सदस्य हैं। लेकिन फिर वह माथे पर शिकन लिए बोला, अगर वह एक युद्ध योद्धा होता तो उसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि गंगा नदी जिला युद्ध कला संघ का अध्यक्ष भी उससे विनम्रता से पेश आता। हालांकि अगर वह दूसरा जागृत है तो बात अलग है। आखिरकार जयनगर ज्यादा से ज्यादा एक मध्यम आकार का शहर है। न केवल वह, बल्कि जयनगर का नगर प्रमुख भी कई लोगों के प्रति सावधानी बरतता है। क्या ये दुश्मनी सच में अनसुलझी छोड़ी जा सकती है? जोहेब ने अपने बगल वाले व्यक्ति के साथ आंखों का आदान प्रदान किया। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वह जागृत संघ से हो, दिनेश भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के यहाँ रहते हुए अगर दूसरा पक्ष भी स्तर का जागृत है और कृपाण तकनीकों में कुशल है तो क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल। दिनेश की आंखें चमक उठीं। उसके सामने ये दोनों असली 20 स्तर के जागृत हैं। उन्हें किस बात की चिंता है? चिंता तो दूसरे पक्ष को होनी चाहिए। जयंत भाई सही कह रहे हैं। आप दोनों के यहाँ रहते हुए मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? एकमात्र मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति को ढूंढना इतना आसान नहीं हो सकता है। दिनेश ने माथे पर शिकन डाली। वह, दिनेश, जयनगर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन अन्य मध्यम आकार के शहरों में वह महत्वहीन है। चिंता न करें दिनेश भाई, जोहेब मुस्कुराया। मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक अनोखी महाशक्ति है, घ्राण वृद्धि, जो उसे गंध को ट्रैक करने की अनुमति देती है। दिनेश उत्साह से कांप उठा। जोहेब भाई, आपका मतलब? सही कहा। जोहेब ने सिर हिलाया। वह लड़ाई सिर्फ एक दिन पहले हुई थी। अगर हम कल भी जाते हैं तो घटनास्थल की गंध पूरी तरह से नहीं उड़ी होगी। जब तक मेरा दोस्त घटनास्थल पर पहुंचता है और उस व्यक्ति की गंध को पहचानता है, वह उस व्यक्ति के ठिकाने को ट्रैक करके ढूंढ सकता है। ये शानदार है। दिनेश कुर्सी से कूद गया, जोहेब का हाथ पकड़ा और बोला, जोहेब भाई, वह व्यक्ति अभी कहाँ है? क्या आप उसे तुरंत बुला सकते हैं? निश्चिंत रहें, एक बार जब हम उस व्यक्ति के छिपने की जगह का पता लगा लेते हैं और उसे मार देते हैं तो आप दोनों के लिए लाभ निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। दिनेश भाई, शांत हो जाए, शांत हो जाए। जोहेब भी बहुत खुश था। वह व्यक्ति मेरा अच्छा दोस्त है। वह जयनगर में नहीं है, लेकिन एक फोन कॉल से वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। हालांकि मुझे एक बात पहले ही बतानी होगी। दिनेश ने अपना हाथ छोड़ा और बैठ गया। कहो। उस दोस्त की ट्रैकिंग रेंज सैद्धांतिक रूप से असीमित है, लेकिन व्यवहार में महाशक्ति बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती है। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो निशानों के साथ भी लक्ष्य को ढूंढने में समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि दिनेश भाई इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। मैंने सोचा था कि यह कुछ महत्वपूर्ण होगा। दिनेश मुस्कुराया। ये सिर्फ समय की बात है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर जोहेब और जयंत ने एक दूसरे को देखा और हंसे। ठीक है, दिनेश भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त की मदद से उस व्यक्ति के छिपने की जगह का पता लगाना केवल समय की बात है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उसे पकड़ लेंगे और आपको सौंप देंगे। बिल्कुल, उस आदमी ने दिनेश भाई पर हमला करने की बहुत हिम्मत की होगी। मैं कहता हूं, जब तक हम उसकी चमड़ी खींचकर उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
उनका वादा सुनकर दिनेश बहुत खुश हुआ। 20 स्तर के जागृत वास्तव में भरोसेमंद होते हैं। युद्ध योद्धाओं की तुलना में वे कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। उन्होंने न केवल तुरंत एक समाधान निकाला बल्कि कार्य को संभालने की भी पेशकश की। हालांकि इन दोनों को आज ढूंढना सिर्फ इस मामले के लिए नहीं था बल्कि स्वर्गीय देव फल के लिए भी था। यशवंत के अनुसार स्वर्गीय देव वृक्ष में 12 स्वर्गीय देव फल लगते हैं। यदि संभव हो तो वह उन्हें एकाधिकार करना पसंद करेगा, लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका इसलिए उसे सहयोगियों की जरूरत थी। आप दोनों, ईमानदारी से कहूं तो एक और मामला है जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दिनेश भाई बस बोलिए, अगर 10 मामले भी हैं तो हम संकोच नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल दिनेश भाई, औपचारिकताएं छोड़िए और बस हमें बताइए। दोनों ने उत्साह से बात की। आखिरकार दिनेश की हैसियत को देखते हुए वह उनका फायदा नहीं उठाएगा। बात ऐसी है, दिनेश ने समझाया कि वह अंबिका नगर क्यों गया था। ये सुनकर उनके भाव बदल गए। दिनेश भाई, क्या आप गंभीर हैं? अंबिका नगर में एक स्वर्गीय देव वृक्ष है जिसमें 12 स्वर्गीय देव फल हैं। जोहेब ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उनके लिए भी उन्होंने जो स्वर्गीय देव फल खाए थे उनकी संख्या न्यूनतम थी। दूसरे शब्दों में, अब भी ऐसे फल का सेवन करना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। भले ही लाभ मामूली हो, प्रत्येक को 50,000 अंकों में बेचा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यशवंत इस बारे में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। दिनेश ने कहा। दुर्भाग्य से उसने मुझे सटीक स्थान नहीं बताया, मैंने पूछा नहीं। मुझे बस इतना पता है कि यह अंबिका नगर के पीछे के पहाड़ों में है। उसने आह भरी। पीछे के पहाड़ों में? जोहेब और दूसरे ने एक दूसरे को देखा। दिनेश भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जानकारी होना ही काफी है। बिल्कुल, 29 स्तर के जागृतों की ताकत के साथ वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे। थोड़ी तलाश के साथ हमें यह मिल जाएगा। मैंने भी यही सोचा था। दिनेश ने सिर हिलाया। लेकिन जब फल पकते हैं तो कई भयंकर जानवर आकर्षित होंगे, शायद कमांडर स्तर के भयंकर जानवर भी। चिंता न करें दिनेश भाई, अगर कमांडर स्तर के भयंकर जानवर भी सामने आते हैं तो हमारे सामने वे मुर्गों की तरह ही कमजोर हैं। जोहेब ने उपहास किया। ठीक कहा दिनेश भाई, अंबिका नगर में रुक सकते हैं और हमारे अच्छे समाचार का इंतजार कर सकते हैं। जयंत ने जोड़ा। आप दोनों के ऐसा कहने पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, भावुक दिनेश ने कहा। कैसा रहेगा, हम 12 फलों को हम तीनों के बीच समान रूप से बांट लेते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। उसने सावधानी से उनकी आंखों की ओर देखा। समान रूप से बांटना उसकी ओर से एक महत्वपूर्ण रियायत थी। अगर ये दोनों अभी भी असंतुष्ट थे, जोहेब और दूसरे ने आंखों का आदान प्रदान किया और सिर हिलाया। दिनेश भाई, आप बहुत दयालु हैं। हम केवल कुछ मदद कर रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके विपरीत, अगर आप हमें ढूंढने नहीं आते तो हमारी ताकत के बावजूद हमें इन फलों का मौका नहीं मिलता। जोहेब मुस्कुराया। तो कैसा रहेगा, जयंत भाई और मैं अपने हिस्से से एक एक फल लेंगे, जिससे आपके पास 6 फल बचेंगे और हमारे पास 3-3। मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? दिनेश खुश था लेकिन अनिच्छा दिखाते हुए बोला। जोहेब भाई, जयंत भाई, आप दोनों मेरे लिए बदला लेंगे और मेरे लिए फल प्राप्त करेंगे। मैं आप लोगों से इतना बड़ा फायदा कैसे उठा सकता हूँ? हम समान बंटवारे पर कायम रहते हैं। दिनेश भाई, मैं जोहेब भाई से सहमत हूँ। आपके बिना हमें 3 फल कैसे मिलते? जयंत ने सिर हिलाया। दिनेश भाई, अगर आप इतने विनम्र होंगे तो हम कार्य स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह, दिनेश ने दोनों को देखा और आह भरी। मुझे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? ठीक है, चूंकि आप लोग जोर दे रहे हैं, मैं अनिच्छा से सहमत हूँ। निश्चिंत रहें, जब भविष्य में अच्छे अवसर आएंगे तो मैं पहले आप लोगों के बारे में सोचूंगा। बहुत बढ़िया, फिर हम आप पर भरोसा करेंगे दिनेश भाई। जोहेब और जयंत ने समझदारी भरी मुस्कान का आदान प्रदान किया। दिनेश के साथ संबंध मजबूत करने का मौका कम ही मिलता है। उसके लिए एक फल छोड़ना क्यों नहीं? इसके अलावा दोनों कार्य आसान थे, लाभ प्रदान करना और संबंध मजबूत करना, ये दोनों के लिए जीत थी। गगन का आगमन। गरज। अनंत मैदान पर लगभग 2 मंजिला ऊंचाई का एक विकराल भालू खड़ा हो गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और दूर दहाड़ लगाई, फिर तेजी से आगे बढ़ा। उसके 10 टन से अधिक वजन के कारण जमीन लहरों में कांप उठी। और सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर एक साहसिक दल ने इस दृश्य को ठंडे दिमाग से देखा। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच की दूरी 100 मीटर से कम हुई, दल में एक छोटी सी महिला ने विकराल भालू की ओर अपने हाथ बढ़ाए। विकराल भालू के शरीर पर लगातार नीली पाला जमने लगी और उसकी दौड़ने की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। इस क्षण हवा में कई सीटी की आवाजें भर गईं। कई बास्केटबॉल के आकार के लाल अग्नि गोले, छोटे हाथों जितने लंबे कई वायु ब्लेड और मुट्ठी के आकार की एक काली गेंद विकराल भालू की ओर उड़ गईं। गरज। विकराल भालू को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ और उसने फिर से दहाड़ लगाई। लेकिन उसके अंग पहले ही पाले की एक मोटी परत से ढक चुके थे जो उसे जमीन से जोड़ रहे थे, जिससे वह थोड़े समय के लिए हिल नहीं पाया। फिर एक धमाका के साथ कई अग्नि गोले उसके सिर पर जोर से लगे और हिंसक विस्फोट और लपटों में विकराल भालू का आधा चेहरा तुरंत गायब हो गया। एक सफेद खोपड़ी दिखाई दी, खून बह रहा था। फिर कई वायु ब्लेड भी तेजी से आए, सीधे विकराल भालू के 2 सामने के पैर काट दिए, जिसमें 2 या 3 वायु ब्लेड उसके शरीर से कटते हुए, कठोर त्वचा को चीरते हुए और अंदर की हड्डियों को तोड़ते हुए निकल गए। सबसे भयानक मुट्ठी के आकार की काली गेंद थी। अग्नि गोले और वायु ब्लेड की तुलना में वह सबसे धीमी थी। लेकिन जब काली गेंद लगी तो विकराल भालू का शरीर, जो एक भारी टैंक के बराबर था, कागज की तरह नाजुक था। काली गेंद सीधे उसके दिल से गुजर गई, उसके सीने में मुट्ठी के आकार का एक खूनी छेद छोड़ दिया। गरज। विकराल भालू ने एक दर्दनाक चीख निकाली और जमीन पर धड़ाम से गिर गया। खून तेजी से फैल गया। पलक झपकते ही ये कभी अजेय विकराल भालू इतनी दयनीय स्थिति में गिर गया।
गगन, जो दल के पीछे धनुष ताने खड़ा था, इस दृश्य पर दंग रह गया। एक विकराल भालू, न केवल एक उच्च स्तर का भयंकर जानवर बल्कि उच्च स्तर के भयंकर जानवरों में सबसे मुश्किल से निपटने वालों में से एक। अगर वह उससे टकराता तो मारना तो दूर, बचकर निकलना भी मुश्किल होता। फिर भी यह भयंकर जानवर, जो उसके गांव को नष्ट करने के लिए काफी था, चंद्रमा दल के सामने निम्न स्तर के भयंकर जानवर जितना ही रक्षाहीन था, एक ही मुठभेड़ में मारा गया। क्या ये डी स्तर जागृत दल की ताकत है? बहुत मजबूत। गगन ने अपना धनुष नीचे रखा और राहत महसूस की। अगर उसने उस समय पार्थ की सलाह नहीं मानी होती और राजानगर में जागृत संघ में शामिल होने के लिए गांव नहीं छोड़ा होता, तो उसे कभी पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में ऐसे शक्तिशाली जागृत हैं। डी स्तर जागृत से ऊपर सी स्तर जागृत भी थे, जैसे संघ के अध्यक्ष और राजानगर के नगर प्रमुख। उनकी ताकत अपार थी। विकराल भालू की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एलीट स्तर के भयंकर जानवरों को भी आसानी से निपटाया जा सकता था। ये सोचकर गगन की आंखों में दृढ़ संकल्प की लपटें जल उठीं। एक दिन वह अध्यक्ष की तरह एक सी स्तर जागृत बनेगा। जाहिर है, एक सी स्तर जागृत बनने की पूर्व शर्त डी स्तर जागृत होना था, जिसमें अकेले उच्च स्तर के भयंकर जानवर को मारने की ताकत हो। वह भी वहां नहीं था, लेकिन वह कड़ी मेहनत करेगा। हा हा हा। इस क्षण दल के सामने से जोरदार हंसी आई। क्या मैं अनावश्यक हूं? आप लोगों ने मेरे हस्तक्षेप के बिना ही उस आदमी से निपट लिया। बोलने वाला लगभग 2 मीटर ऊंचा एक बड़ा आदमी था। उसका शरीर एक मीनार जैसा था। उसकी मोटी बाहें 2 वयस्क पुरुषों की जांघों जितनी मजबूत थीं। हा हा हा। दल के अन्य 4 भी हंसे। एक व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, कप्तान, अगर संभव हो तो अगली बार भी आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य तीनों ने समर्थन किया। पहले विकराल भालू से निपटने के लिए इस्तेमाल की गई शक्तियां सीधे उन चारों से संबंधित थीं। उन्होंने इतने लंबे समय तक एक साथ काम किया था कि उनका सहयोग सहज था। अगर उन पर एक साथ एक या 2 उच्च स्तर के भयंकर जानवरों ने हमला भी किया होता तो वे उन्हें तुरंत मार सकते थे। हालांकि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती या वे दुर्भाग्य से एक एलीट स्तर के भयंकर जानवर से मिलते तो कप्तान को हस्तक्षेप करना पड़ता। कप्तान की महाशक्ति विशालता थी, जो एक बार सक्रिय होने पर 6 या 7 मीटर तक पहुंच सकती थी, जो एक औसत एलीट स्तर के भयंकर जानवर के बराबर थी। इस प्रकार कप्तान की उपस्थिति एक सुरक्षा जाल थी, जिसका उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर किया जाता था। आप लोग सही कह रहे हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगली बार मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आदमी ने मुस्कुराया और अचानक कुछ याद आया, पीछे मुड़ा और दल के अंत में गगन को देखकर मुस्कुराया। छोटू गगन, क्या तुम अभी डर गए थे? उसके शब्दों पर अन्य लोगों ने भी उस ओर देखा। उनके भाव अलग अलग थे। कुछ उत्सुक थे, कुछ उदासीन और 2 के भाव अधीरता और चिड़चिड़ाहट के थे। अगर कप्तान इस नवागंतुक को लाने पर जोर नहीं देते तो वे काम करते समय किसी बोझ को साथ नहीं लाना चाहते थे। जरा देखिए कि वह क्या पकड़े हुए है। एक धनुष और तीर। आज के जमाने में भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए कौन धनुष और तीर लाता है? सीधे शब्दों में कहें, भले ही उसने उन युद्ध योद्धाओं से सीखा होता और एक मशीन गन लाई होती तो वह इस चीज से ज्यादा प्रभावी होती। कप्तान शायद केवल इसलिए इस लड़के की खास देखभाल कर रहे थे क्योंकि उसने एक वृद्धि महाशक्ति को जागृत किया था और उन्हें सहानुभूति महसूस हुई थी। गगन ने तेजी से मुस्कान दिखाई और कहा, नहीं प्रवीण भाई, यह अच्छा है। प्रवीण ने उसके हाथों में धनुष को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें देखकर तुम पहले भी शिकार पर जाते थे। गगन का चेहरा लाल हो गया। मैं अक्सर शिकार करता था, लेकिन वह केवल निम्न स्तर के भयंकर जानवर होते थे। मैं कभी कभार मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों से मिलता था। समझा? प्रवीण ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, हमारे साथ अक्सर बाहर आओ और तुम देखोगे, ये उच्च स्तर के भयंकर जानवर उतने डरावने नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसके बाद वह दूसरों की ओर मुड़ा। चलो सामग्री संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे करने दो। एक लंबा और पतला आदमी आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और विकराल भालू के शरीर पर अपना हाथ लहराया। कई वायु ब्लेड उड़ गए, जो हड्डियों और मांसपेशियों को आसानी से काट रहे थे। पूरे संग्रह प्रक्रिया में आधा मिनट से भी कम समय लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े आदमी के नेतृत्व में समूह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और उच्च स्तर का भयंकर जानवर मिला। जैसा कि अपेक्षित था, इसका भी विकराल भालू से बेहतर हश्र नहीं हुआ। पलक झपकते ही उसे टुकड़ों में विच्छेदित कर दिया गया। वह जितना हो सकता था उतना मरा हुआ था। दल मैदान के साथ आगे बढ़ता रहा। कभी कभार कुछ मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों से टकराता था। दल में लोगों को ऊब महसूस हो रही थी। उन्होंने लापरवाही से मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों को मार दिया। सामग्री इकट्ठा करने की भी परवाह नहीं की। गगन खुद को घूंट पीने से नहीं रोक सका। वे मध्यम स्तर के भयंकर जानवर थे। गांव में एक निम्न स्तर का भयंकर जानवर सभी को खुश कर देता था। एक मध्यम स्तर के भयंकर जानवर के खून और मांस में पोषण निम्न स्तर के भयंकर जानवर की तुलना में कई गुना बेहतर था। फिर भी अब मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों के शवों को बस वहीं छोड़ दिया जा रहा था। वह सच में जाकर उन्हें उठाना चाहता था, लेकिन कारण ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उन भयंकर जानवरों को दूसरों ने मारा था। चाहे वे उन्हें उठाते या छोड़ देते, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। चंद्रमा दल का उसे एक नौसिखिए को एक मिशन पर ले जाना पहले से ही एक बड़ा उपकार था। वह बहुत कृतघ्न नहीं हो सकता था। यह इसी क्षण था कि दल के सामने फुसफुसाहटें उठीं। कप्तान, क्या आप सच में इस नौसिखिए को हमारे पीछे चलने देना चाहते हैं? एक लाल बालों वाले युवक ने असंतोष से कहा। वह वही था जिसने पहले अग्नि गोला फेंका था। अपनी अग्नि तत्व की धारणा को बढ़ाने के लिए उसने अपने बाल भी लाल रंगवाए थे। हाँ कप्तान, लंबा और पतला आदमी शिकायत की। आपने देखा कि वह बच्चा किस हथियार का उपयोग कर रहा है? एक धनुष और तीर। हाँ, क्या आपको लगता है कि अगर वह चीज लगती है तो वह उच्च स्तर के भयंकर जानवर के बचाव को भेज सकती है?
उनकी शिकायतों को सुनकर प्रवीण हंसा। हम सभी एक ही संघ का हिस्सा हैं। इसके अलावा वह एक नवागंतुक है। उसकी थोड़ी देखभाल करना ही उचित है। 1 या 2 बार उसकी देखभाल करना ठीक है, लेकिन 3 या 4 बार उसकी देखभाल करना ठीक नहीं है ना? और अगर हम एक एलीट स्तर के भयंकर जानवर से टकराते हैं तो क्या हमें उसे बचाना चाहिए या नहीं? ठीक कहा कप्तान, मुझे लगता है कि उसे खुद ही मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने जाना चाहिए। अगर कुछ होता है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम दोनों बहुत ज्यादा बोल रहे हो, छोटी महिला ने माथे पर शिकन डाली। कौन कभी नौसिखिया नहीं था? अगर उस समय कप्तान ने तुम दोनों का नेतृत्व नहीं किया होता तो क्या तुम वहां पहुंचते जहां तुम हो? अंजलि, हम उससे अलग हैं। लाल बालों वाले युवक ने ठंडी सांस ली। मैंने एक ज्वाला महाशक्ति को जागृत किया। क्या मुझे इसकी क्षमता के बारे में कुछ कहने की जरूरत है? दूर वहां स्वामी यान सम्राट हैं, एक पूर्ण स्तर जागृत। मैंने सुना है कि वह कई स्तर जागृतों में से एस क्लास में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। हमारे करीब अंबिका नगर के नगर प्रमुख के पास ज्वाला महाशक्ति है और बुरेलू के पास वायु तत्व महाशक्ति है। दोनों अत्यधिक संभावित शक्तियां हैं। लेकिन उस बच्चे का क्या? वह पीछे मुड़ा और उनके पीछे धनुष और तीर पकड़े गगन को देखा, अत्यधिक घृणा का भाव दिखाते हुए। उसने एक शक्ति वृद्धि महाशक्ति को जागृत किया। इसका क्या उपयोग है? दूर से तीर चलाने से उच्च स्तर के भयंकर जानवर के बचाव को भेदा नहीं जा सकता। नजदीकी युद्ध उसके छोटे से शरीर के साथ। और क्या आपने कभी शक्ति वृद्धि वाला एक स्तर जागृत के बारे में सुना है? क्या आपने? नहीं है ना? छोटी महिला ने अपने होंठ हिलाए लेकिन कुछ नहीं कहा। वास्तव में ऐसा कोई नहीं था। यहाँ तक कि शरीर वृद्धि के साथ कप्तान की विशालता एक बार सक्रिय होने पर न केवल ताकत में बल्कि बचाव, गति और विभिन्न गुणों में भी उल्लेखनीय वृद्धि करती थी, जो केवल शक्ति वृद्धि से कहीं ज्यादा थी। ठीक है, प्रवीण ने लाल बालों वाले आदमी को देखा और कहा, वरुण, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हर कोई एक नौसिखिए के रूप में शुरू होता है। अगर हम एक दूसरे की थोड़ी और देखभाल कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं पहली बार संघ में शामिल हुआ था तो कई लोग मेरी महाशक्ति जानने के बाद मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि जिन्होंने किया भी, वे ज्यादातर मुझे एक मांस की ढाल के रूप में उपयोग करना चाहते थे। कई बार मैं लगभग मर गया और उन्होंने तुरंत मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाद में प्रवीण की आंखों में कृतज्ञता दिखाई दी। मैं चंद्रमा दल से मिला। उन्होंने ईमानदारी से मुझे एक साथी के रूप में माना। उनकी वजह से मैं एक नौसिखिए से लगभग सी स्तर जागृत बन गया। और गगन ने मुझे मेरे अतीत की याद दिलाई, इसलिए मैं उसकी देखभाल करना चाहता था। शायद एक दिन वह हमें आश्चर्यचकित कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी महिला ने तेजी से समर्थन किया। लाल बालों वाले आदमी और लंबे पतले आदमी ने एक दूसरे को देखा, मानो समझौता कर रहे हों। ठीक है, चूंकि कप्तान ऐसा कहते हैं तो हम आपत्ति नहीं कर सकते। लेकिन कप्तान, अगर आप चाहते हैं कि यह आदमी हमसे जुड़े तो यह आसान नहीं होगा। कम से कम उसकी ताकत को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते जो हमेशा हाशिए पर हो। हेमंत, तुम्हारा क्या कहना है? लंबा पतला आदमी उस आदमी की ओर देखा जिसने शुरू से एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे ठीक लगता है, बाद वाले ने कहा। ठीक है, प्रवीण मुस्कुराया। मैं बाद में उससे इस बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको उसे बढ़ने का मौका भी देना होगा, है ना? यह उसका पहली बार बाहर आना है। उससे उच्च स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए कहना बहुत ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी महिला ने दोहराया। लाल बालों वाले आदमी ने अपने होंठ सिकुड़े। उसने पहले ही तय कर लिया था, अगर गगन नाम का ये लड़का डी स्तर जागृत नहीं बनता है तो वह उसके शामिल होने का कड़ा विरोध करेगा। वे आगे बढ़ते रहे और जैसे ही आसमान अंधेरा होने लगा, प्रवीण ने समय देखा और कहा, चलो आज के लिए बस करते हैं। देर हो रही है और यहाँ देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है। बाकी सब ने सिर हिलाया, चेहरे मुस्कुराहट से भरे थे। आज की कमाई बुरी नहीं थी। वापस जाने पर हर व्यक्ति को कम से कम 5 से 600 अंक मिलेंगे। गगन भी ईर्ष्या से भरा था, लेकिन वह आत्म जागरूक था। वह अभी तक उच्च स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने में सक्षम नहीं था और मध्यम स्तर के भयंकर जानवर को भी मारना चुनौतीपूर्ण होगा। छोटू गगन, कल हम आराम करेंगे। अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरे साथ मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने आओ। क्या कप्तान? प्रवीण भाई, ये सुनकर आसपास हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि गगन खुद भी जड़ हो गया था। हाँ, मैं तुम्हें आज तुम्हारी हिम्मत बनाने के लिए बाहर लाया था। तुमने देखा है, तथाकथित उच्च स्तर के भयंकर जानवर बस ऐसे ही होते हैं। प्रवीण हंसा, लेकिन तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ उच्च स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करना अभी भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए चलो मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों से शुरू करते हैं। जब तुम्हें उनका शिकार करने में सहज महसूस हो तो तुम हमारे साथ उच्च स्तर वालों का शिकार करने में शामिल हो सकते हो। कप्तान, लाल बालों वाले आदमी को नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या यह इसके लायक है? इस लड़के को बढ़ावा देने के लिए कप्तान अभ्यास का समय बर्बाद करने और यहाँ तक कि मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों के साथ एक विशेष प्रशिक्षण सत्र तैयार करने को तैयार था। लागत प्रभावशीलता बहुत कम थी। प्रवीण भाई, गगन भावुक हो गया और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अगर तुम्हारे पास समय है तो चलो इसे तय करते हैं। कल संघ के प्रवेश द्वार पर मुझसे मिलो। ठीक है? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रवीण भाई, गगन ने तेजी से जवाब दिया। संघ में अपने दिनों के दौरान उसने कई दलों को ढूंढा था, लेकिन हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता था। ठीक जब उसने सोचा कि उसे अकेले शिकार करना होगा तो शीर्ष चंद्रमा दल ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसकी अच्छी देखभाल कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रवीण मुस्कुराया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। समूह राजा नगर की ओर बढ़ा।
उनकी गति तेज थी। 15 मिनट के भीतर उन्होंने शहर की रूपरेखा देखी। अपनी पहचान दिखाते हुए उन्होंने रक्षकों की प्रशंसा भरी निगाहों के तहत शहर में प्रवेश किया और जागृत संघ के हॉल की ओर बढ़े। अरे, बूढ़ा प्रवीण वापस आ गया। प्रवीण को देखकर किसी ने तुरंत गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। फसल कैसी रही? ज्यादा बुरा नहीं, प्रवीण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच में, पिछली बार जब तुमने ऐसा कहा था तो तुमने कई कार्य पूरे किए थे और हर व्यक्ति को 1000 अंक मिले थे। बिल्कुल, बूढ़े प्रवीण, तुम्हारा चंद्रमा दल हमारे संघ में शीर्ष पर है। ज्यादा विनम्र मत बनो, यह अहंकार की सीमा तक पहुंच जाता है। गंभीरता से, यह ज्यादा नहीं है। चलो पहले कार्य जमा करते हैं। प्रवीण मुस्कुराया और पीछे की ओर चला गया। ये देखकर भीड़ भी मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर समूह के पीछे गगन पर पड़ी, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। क्या हो रहा है? क्या ये लड़का नया शक्ति प्रकार जागृत नहीं है? क्या वह चंद्रमा दल में शामिल हो गया? हो नहीं सकता। दबाव महसूस करते हुए गगन पीछे के आंगन को करीब आते देखकर आगे बढ़ा और धीरे से कहा, प्रवीण भाई, आज की देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। आखिरकार बाकी लोग पुरस्कार बांट रहे होंगे और वह एक बाहरी व्यक्ति वहां रहकर केवल असहज महसूस करेगा। प्रवीण रुका, फिर मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। ठीक है। गगन ने फिर से धन्यवाद दिया और चला गया। अकेले अपने रहने की जगह की ओर बढ़ा। ये बच्चा अपनी जगह जानता है, लाल बालों वाले आदमी ने बड़बड़ाया। अपनी रहने की जगह पर वापस आकर गगन ने आह भरी। दूसरों को बड़ी मात्रा में अंक कमाते हुए सोचकर वह खुद को ईर्ष्या महसूस करने से नहीं रोक सका। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो एक दिन मेरे पास ढेर सारे अंक होंगे और मेरी ताकत स्तर पर नहीं रहेगी। मैं एक सी स्तर, शायद एक ए स्तर या एस स्तर जागृत भी बनूंगा। बिस्तर पर बैठे गगन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए कहा। अचानक पार्थ की छवि उसके दिमाग में दिखाई दी। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हो गई और उसने बड़बड़ाया, मुझे आश्चर्य है कि पार्थ अभी कैसा कर रहा होगा। ये सोचकर उसने फिर से आह भरी। पार्थ एक युद्ध योद्धा था। एक युद्ध योद्धा का कठिन मार्ग एक जागृत के मार्ग से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। ठीक उसी विकराल भालू की तरह चंद्रमा दल के सदस्य आसानी से उसे घातक चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन एक युद्ध योद्धा, चाचा बलदेव के अनुसार यहां तक कि एक रूपांतरण बल योद्धा भी भारी गोलाबारी का उपयोग करके उच्च स्तर के भयंकर जानवर को मारने के लिए संघर्ष करेगा। ठंडे हथियारों का उपयोग करने की तो बात ही छोड़िए। कहा जाता है कि केवल जब एक युद्ध योद्धा मेरिडियन शोधन स्तर तक पहुंचता है तभी वे वास्तव में उच्च स्तर के भयंकर जानवरों से लड़ सकते हैं। पार्थ पिछली बार गांव से एक रूपांतरण बल योद्धा के रूप में निकला था, है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब मेरिडियन शोधन स्तर तक पहुंच गया है। मुझे खुद भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, न कि केवल पार्थ पर ही सारी उम्मीदें टिकाने की। इस विचार के साथ गगन ने अपने पूरे शरीर में ताकत की एक लहर महसूस की। चेयरमैन का आगमन। उसी क्षण एक आकृति राजानगर के बाहर दिखाई दी। शहर की दीवार पर 2 बड़े अक्षरों को देखा। ये जगह है पार्थ, या बल्कि विवेक ने बड़बड़ाया। उसने पहुंचते ही गगन को एक संदेश भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था। क्या वह शिकार पर गया है? पार्थ ने सोचा, अब देर हो चुकी है। अगर वह शिकार पर गया तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। चलो पहले अनुभूति करते हैं। उसने अपना मन केंद्रित किया, स्वर्गीय प्रतिक्रिया को सक्रिय किया। तुरंत 10,000 से अधिक आभा के धागे स्पष्ट हो गए। यहाँ वास्तव में लगभग 10 ही स्तर जागृत हैं। पार्थ थोड़ा हैरान था। अंबिका नगर के 5 या 6 की तुलना में इस जगह पर लगभग 2 गुने थे। हालांकि ये शहर एक समतल मैदान पर स्थित था, बिना किसी इलाके की सुरक्षा के, इसलिए मजबूत गार्ड बलों की अपेक्षा थी। इसके बाद उसने एक बहुत ही परिचित आभा को महसूस किया। लगता है कि मैं सही समय पर आया हूँ। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया और फिर शहर में चला गया। थोड़ी ही देर में वह जागृत संघ के पार सड़क पर पहुंचा, अपना फोन निकाला और गगन को फोन किया। हालांकि कई प्रयासों के बाद किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या इस लड़के ने अपना फोन अंतरिक्ष वस्तुओं में डाल दिया? पार्थ ने आह भरी। अंतरिक्ष वस्तुओं में एक फोन मूल रूप से एक वैकल्पिक स्थान में होता है, इस प्रकार कोई संकेत नहीं होता, कोई विकल्प नहीं। उसने अपना फोन रखा और संघ हॉल की ओर चला गया। मूल रूप से वह कोई हंगामा नहीं करना चाहता था और चुपचाप गगन को ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन अब यह वास्तविक लग रहा था। उम्मीद है कोई मुझे नहीं पहचानेगा। पहचाना भी गया तो उसे डर नहीं था। हॉल में चलते हुए दर्जनों निगाहें उसकी ओर मुड़ी। शुरू में वे सामान्य नजरें थीं, लेकिन फिर कई भौहें तन गईं। ये व्यक्ति परिचित लग रहा है, जैसे उन्होंने उसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? पार्थ ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे काउंटर की ओर चला गया। नमस्ते सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? काउंटर वाली महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। कृपया मेरे लिए किसी को बुलाएं, गगन। मुझे उससे काम है, पार्थ ने सीधे कहा। गगन, ठीक है सर, कृपया एक पल इंतजार करें। महिला ने तेजी से टाइप किया, गगन का नाम ढूंढा, फिर ऊपर देखा और मुस्कुराई। सर, क्या आप कृपया अपना पहचान पत्र दिखा सकते हैं? अन्यथा हमारे नियमों के अनुसार उसे सूचित करना मुश्किल है। पार्थ ने अपना सदस्यता कार्ड काउंटर पर रखा। विवेक, महिला ने आंखें सिकोड़ी, डेटाबेस में खोज की, फिर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, यहाँ तक कि अपनी सांस भी रोक ली। यह आदमी न केवल एक सी स्तर जागृत था, बल्कि अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष भी था। हे भगवान, उसका दिमाग भन-भना रहा था। अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति यहाँ व्यक्तिगत रूप से था। यह अध्यक्ष को परेशान कर सकता है। जैसे ही नाम उसके होठों से निकला, हॉल में अन्य जागृत लोग चौंक गए। विवेक, विवेक। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिचित लग रहा था। क्या वह वही था जिसने हाल ही में स्टोन सिटी जागृत संघ में हंगामा किया था? विवेक, नहीं, अध्यक्ष विवेक। कृपया एक पल इंतजार करें, मैं तुरंत गगन को सूचित कर दूंगी। महिला हकलाती रही, खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी।
यह आदमी उसके अपने अध्यक्ष के बराबर था। वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? ठीक है, जल्दी करो। पार्थ ने अपना कार्ड वापस लिया और सिर हिलाया। आसपास के सभी लोग, चाहे वे उसे पहचानते हों या नहीं, शीर्षक सुनकर अत्यधिक सदमे के भाव पहने हुए थे। अध्यक्ष विवेक, यह आदमी एक शाखा कार्यालय का अध्यक्ष है। क्या ये सच है? जो जागृत पहले विवेक का नाम सुन चुके थे, वे सबसे ज्यादा हैरान थे। शुरुआत में उन्हें सामने वाला व्यक्ति परिचित लगा, लेकिन वे तुरंत पहचान नहीं पाए। महिला के मुंह से विवेक का नाम सुनते ही उन्हें सब याद आ गया। क्या ये वही सी स्तर का जागृत नहीं है जिसने कुछ दिन पहले पत्थरगढ़ जागृत संघ में हंगामा मचा दिया था? कुछ लोगों ने तो अपने फोन निकालकर उस समय का वीडियो भी देखा और सामने खड़े व्यक्ति से मिलान किया, ये पुष्टि करते हुए कि यह वही व्यक्ति है। लेकिन यह विवेक नाम का आदमी अध्यक्ष विवेक कब बन गया, और किस तरह का अध्यक्ष? अध्यक्ष विवेक, कृपया थोड़ा इंतजार करें। महिला ने बात करते हुए अपना फोन उठाया। पार्थ ने सिर हिलाया और हॉल में लगे कैमरे पर एक नजर डाली। उसे पूर्वाभास था कि कोई इस कैमरे के जरिए उसे देख रहा है, और सच में ऐसा ही था। तीसरी मंजिल पर बने अध्यक्ष के कार्यालय में 3-4 जागृत स्क्रीन पर पार्थ को देख रहे थे। वे काफी तनाव में थे, जैसे किसी भयंकर शत्रु का सामना कर रहे हों। अध्यक्ष, यह जरूर जान गया होगा कि हम उसे देख रहे हैं। बाईं ओर खड़े एक व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कितनी शक्तिशाली आत्मिक बोध है। यह आदमी तो पत्थरगढ़ में होना चाहिए था। ये यहाँ क्यों है? क्या ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आया है? हम डर किस बात का? एक गहरी कर्कश आवाज आई, हमारे पास इतने लोग हैं, क्या हम अकेले इससे डरेंगे? ये पत्थरगढ़ नहीं है, ये यहाँ अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। अगर यह यहाँ हंगामा करता है तो करके देखे। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिसने सबसे पहले बात की थी, उसने चिंतित होकर कहा, आपने इसकी पिछली लड़ाई देखी है। इसकी शारीरिक सुरक्षा एक कुलीन स्तर के खूंखार जानवर के बराबर है, और यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। सबसे भयानक इसकी आत्मिक शक्ति है। हाँ, इसने आत्मविनाशक उंगली का भी अभ्यास किया है। अगर हम में से किसी को भी इससे चोट लगी तो मरना निश्चित है। इसलिए अगर हम इससे लड़ते हैं तो हमें इसे पहले ही पल में मारना होगा, अन्यथा हताहत होना निश्चित है। ये सुनकर गहरी आवाज वाला आदमी चुप हो गया। वास्तव में अगर लड़ाई छिड़ी तो उनकी तरफ से कम एक व्यक्ति जरूर मरेगा। स्तर के जागृत आसानी से नहीं मिलते। हर किसी को इस मुकाम तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी पड़ी है। इसके अलावा कौन बलि का बकरा बनना चाहता है? आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय बॉस की कुर्सी पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कंप्यूटर स्क्रीन पर चैट विंडो को देखते हुए कहा, ये लगता है किसी को ढूंढने आया है, हमसे लड़ने नहीं। किसी को ढूंढने? किसे ढूंढने? गगन नाम के किसी व्यक्ति को, सुनील ने कहा। गगन? कमरे में मौजूद बाकी तीनों ने एक साथ आंखें बड़ी कर लीं। क्या संघ में गगन नाम का कोई जागृत था? लगता तो नहीं है ना? वह एक नया आदमी है। सुनील ने समझाया, वह कुछ दिन पहले ही संघ में शामिल हुआ है। उसकी अलौकिक शक्ति वृद्धि है, और वह सिर्फ एक स्तर का जागृत है। स्तर का? एक स्तर का जागृत? अध्यक्ष, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह विवेक नाम का आदमी एक स्तर के जागृत को ढूंढने आया है। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सुनील ने फिर से चैट विंडो पर देखा और कहा, आप लोगों को आकर देखना चाहिए। बाकी तीनों ने यह सुना और स्क्रीन पर लगे स्क्रीनशॉट को देखा। अध्यक्ष, यह अध्यक्ष है। यह आदमी अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष कब बन गया? तीनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने अभी पुष्टि की है, यह विवेक वास्तव में अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष है। यह सुनकर बाकी तीनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह साहसी आदमी शाखा कार्यालय का अध्यक्ष बन गया है। तो एक शाखा कार्यालय का अध्यक्ष स्वयं किसी को ढूंढने आया है? उनमें से एक ने हैरानी से पूछा, और वह भी एक स्तर के जागृत को। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। सुनील ने अपने हाथ बांधकर और थोड़ी को सहलाते हुए कहा, हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। अगर वह सच में किसी को ढूंढने आया है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वह ढूंढने का बहाना कर रहा है और यहाँ हंगामा करने आया है तो हम उसे मनमानी नहीं करने दे सकते। हाँ अध्यक्ष, तीनों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर का निशान था। इस आदमी की लड़ने की क्षमता स्तर के जागृतों में निश्चित रूप से शीर्ष स्तर पर है, और अकेले आने की इसकी हिम्मत इसकी ताकत में पूर्ण विश्वास को दर्शाती है। अगर कोई संघर्ष होता है तो उनकी तरफ वालों के लिए यह आसान नहीं होगा। विश्राम गृह में गगन ने अभी अभी स्नान किया था, सफेद प्रशिक्षण सूट पहना था और वह भोजन करने वाला था कि तभी बिस्तर के किनारे रखे फोन की घंटी बजी। वह हैरान रह गया। क्या हो रहा है? क्या ये वे चीजें हो सकती हैं जो उसने ऑर्डर की थीं? लेकिन वे तो कुछ दिन पहले ही आ चुकी थीं। जिज्ञासावश वह पास गया और रिसीवर उठाया। नमस्ते। नमस्ते, क्या ये गगन जी बोल रहे हैं? फोन से एक मीठी आवाज आई। हाँ मैं हूँ, क्या काम है? गगन ने पूछा। दरअसल गगन जी, हॉल में आपसे कोई मिलने आया है। अगर सुविधा हो तो कृपया जल्द से जल्द नीचे आ जाए। कोई मुझसे मिलने आया है। गगन और भी ज्यादा हैरान हुआ। कौन है? वह अध्यक्ष विवेक हैं, महिला ने सावधानी से पार्थ को देखते हुए कहा। विवेक? अध्यक्ष विवेक? गगन पूरी तरह से असमंजस में था। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे जरा भी याद नहीं आया। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह संघ में ज्यादा समय से नहीं था और अर्धचंद दल के सदस्यों के अलावा वह किसी और को नहीं जानता था। हाँ अध्यक्ष विवेक, आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उपलब्ध हैं तो कृपया जल्दी नीचे आ जाए, महिला ने थोड़ी जल्दबाजी में कहा। मैं उन्हें नहीं जानता, गगन अचानक बोल पड़ा। ओह, महिला हक्का बक्का रह गई। मुझे उससे बात करने दो।
पार्थ ने कहा। ठीक है। महिला ने तुरंत फोन पार्थ को सौंप दिया। गगन, तुम पार्थ को जानते हो, है ना? ये नाम सुनकर गगन हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? मैं उसका दोस्त हूँ। उसने मुझे तुम्हें अंबिका नगर ले जाने के लिए भेजा है। तुम्हें अपना फोन देखना चाहिए। उसने तुम्हें एक संदेश भेजा है जो शायद तुमने नहीं देखा होगा। पार्थ सीधे मुद्दे पर आया। उसने मुझे संदेश भेजा है। हाँ, संदेश पढ़ो और तुम्हें स्थिति समझ में आ जाएगी। ये कहकर पार्थ ने फोन महिला को वापस कर दिया। गगन जी, कृपया जल्दी आइए, महिला ने फोन रखने से पहले कहा। अध्यक्ष विवेक, क्या आप सम्मेलन कक्ष में बैठना चाहेंगे? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? जरूरत नहीं है, मैं यहीं इंतजार करूंगा, पार्थ ने हाथ हिलाया। गगन ने फोन रखा और बातचीत को अपने दिमाग में दोहराया। उसने तुरंत अंतरिक्ष वस्तुएं से अपना फोन निकाला। निश्चित रूप से पार्थ का एक नया संदेश आया था। उसने जल्दी से इसे खोला और ध्यान से पढ़ा। अंत तक उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। सच में, क्या पार्थ इतना शक्तिशाली बन गया है? वह अंबिका नगर जागृत संघ के अध्यक्ष से भी दोस्ती कर सकता है। गगन को विश्वास नहीं हुआ और उसने संदेश को कई बार पढ़ा। संदेश सीधा था, पार्थ अब अंबिका नगर में अच्छा काम कर रहा था और जागृत संघ के साथ उसके अच्छे संबंध थे। इसलिए वह चाहता था कि गगन अंबिका नगर में अपने कौशल का विकास करे। लेकिन चूंकि पार्थ व्यस्त था, इसलिए उसने अध्यक्ष विवेक को उसे लेने के लिए कहा था ताकि वह तैयार रहे। गगन ने खुद को चिकोटी काटने से खुद को नहीं रोक पाया और दर्द से कराह उठा। ये सच था, कोई सपना नहीं। तो जिस व्यक्ति से उसने अभी बात की वह अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह खास तौर पर उसे लेने यहाँ आया था। अविश्वसनीय, वह सिर्फ एक ई स्तर का जागृत था। साधारण लोगों के बीच वह जबरदस्त था, लेकिन किसी भी जागृत संघ के भीतर वह सबसे निचले रैंक में था। और यह विवेक न केवल एक सी स्तर का जागृत बल्कि एक अध्यक्ष भी। पार्थ अब कितना शक्तिशाली है? उसका दिमाग चकरा रहा था। एक अध्यक्ष के साथ दोस्त होना और उसे स्वयं उसे लेने आने के लिए मना लेना, इसका क्या मतलब था? ये सोचते हुए उसे सदमे और उत्साह का मिश्रण महसूस हुआ। निस्संदेह, अगर वह अंबिका नगर जाता है और अध्यक्ष उसका ध्यान रखते हैं तो उसका व्यवहार और पद यहाँ रहने से कहीं बेहतर होगा। मुझे जाकर पुष्टि करनी चाहिए कि क्या ये सच है। एक घबराए हुए दिल के साथ वह दरवाजे की ओर बढ़ा। इस समय हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। विवेक के आने की खबर विजयगढ़ जागृत संघ में आग की तरह फैल गई थी। खासकर तब जब यह विवेक अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष था, उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। क्या ये सच है कि विवेक अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष है? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने फोन पर देखो। मैंने अभी अभी किया। वह वास्तव में अध्यक्ष है। यह अद्भुत है। मैंने सुना है कि वह कुछ समय पहले ही पत्थरगढ़ जागृत संघ में शामिल हुआ था और अब वह अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष बन चुका है। जो सक्षम होते हैं वे हर जगह उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ये सच है। मौजूद कई डी और ई स्तर के जागृतों के मन में विवेक के लिए कुछ सम्मान था। वे पिछली कहानी जानते थे, समझते थे कि विवेक ने अन्य सी स्तर के जागृतों के साथ साठगांठ करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण पत्थरगढ़ संघ से उसका मतभेद हो गया था। उन्होंने खुद से पूछा, अगर वे सी स्तर के जागृत होते तो क्या वे ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते? शायद नहीं। वह यहाँ किस लिए आया है? हंगामा करने? किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? पास खड़े किसी ने आंखें घुमाई। वह किसी को ढूंढने आया है। किसी को ढूंढने? किसे? मुझे लगता है कि यह गगन नाम का कोई है। हाँ, गगन। क्या गगन? पास में लगभग 2 मीटर लंबा एक विशालकाय व्यक्ति चौंक कर बोल पड़ा। उसके चिल्लाने से तुरंत आसपास के कई लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। गगन! किसी ने अर्धचंद्र दल के सदस्यों की ओर देखा और कहा, क्या ये वही नया भर्ती नहीं है जो पहले पुराने जयंत और उनकी टीम के साथ गया था? क्या ये वह है, शक्ति वृद्धि वाला जागृत? अब जब तुमने कहा तो मुझे लगता है कि मुझे याद है। वह भी अभी पुराने जयंत और अन्य लोगों के साथ वापस आया था। क्या ये हो सकता है कि वह जिसे ढूंढ रहा है वह वही हो? भीड़ फुसफुसा रही थी, जबकि अनायास ही दूर खड़े पार्थ की ओर देख रही थी। सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। यहाँ तक कि जयंत और उसके लोगों ने भी भ्रमित नजरें एक दूसरे से मिलाईं। कप्तान, क्या आपने सुना कि वे क्या कह रहे थे? लाल बालों वाले आदमी ने चारों ओर देखा और कहा, क्या जिस गगन को वे ढूंढ रहे हैं वह सच में वही गगन है जिसे हम जानते हैं? वह व्यक्ति एक अध्यक्ष है, हमारे अध्यक्ष जैसा ही। मुझे इतना यकीन नहीं है। जयंत ने हंसते हुए कहा, लेकिन लगता है कि हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही गगन है ना? लाल बालों वाला आदमी और बाकी सब चुप्पी साध गए। हाँ, वास्तव में गुप्ता उपनाम वालों में भी पूरे विजयगढ़ जागृत संघ में सिर्फ एक ही था। तो क्या वह बड़ा आदमी सच में गगन से मिलने आया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? अगर गगन इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जानता था तो वह यहाँ क्यों आता जब कोई उसके साथ टीम बनाना नहीं चाहता था? वह अंबिका नगर में ही क्यों नहीं रहा? आसपास की बातें जारी रहीं। उसी पल पैरों की आवाज सुनाई दी जो दूर से पास आ रही थी। आसपास तुरंत चुप्पी छा गई। गगन आ गया है, भीड़ में किसी ने चिल्लाया। तुरंत सैकड़ों आंखें गगन की ओर मुड़ गईं। क्या ये सच में गगन है? वह नया भर्ती? लगता है कि वह वही है जो अर्धचंद्र दल के साथ वापस आया था, है ना? वह खास नहीं दिखता। क्या वह सच में वही है जिसे वे ढूंढ रहे हैं? गगन के साथ ऐसा व्यवहार पहली बार हो रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें काउंटर की ओर मुड़ गईं। वहां उसने एक साधारण दिखने वाले हटे कट्टे आदमी को अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़े देखा, जो उसकी ओर सिर हिला रहा था। वह सच में मुझे ढूंढने आया है। गगन का दिमाग उथल पुथल में था और वह वहीं खड़ा रहा।
ये देखकर बाकी सब भी हक्के बक्के रह गए। गगन जी, यह अध्यक्ष विवेक हैं। वह काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, एक महिला ने जल्दी से उसे याद दिलाया। गगन को होश आया और उसे चारों दिशाओं से एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। आखिरकार उसके सामने वाला आदमी अंबिका नगर जागृत संघ का अध्यक्ष था, जो यहाँ के अध्यक्ष के बराबर था। उसकी लड़ने की क्षमता सी स्तर पर थी। हालांकि गगन का लक्ष्य सी स्तर को पार करना था, ए स्तर या यहाँ तक कि एस श्रेणी का बनना था, लेकिन यह भविष्य का लक्ष्य था। अभी वह इस स्तर के जागृत के खिलाफ खड़े होने का कोई मौका नहीं रखता था। अपने आसपास के लोगों के विभिन्न भावों के बीच गगन आखिरकार पार्थ के पास गया। अध्यक्ष विवेक, उसने बोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। पार्थ को अंदर से मजाक आया, लेकिन उसने शांत भाव बनाए रखा। उसने सिर हिलाया और कहा, गगन, है ना? अब तक तुम्हें विवरण पता चल गया होगा, ठीक है? गगन ने 2 बार सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि तुम समझते हो, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अंबिका नगर जागृत संघ चलो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई स्तब्ध रह गया, मूर्ति की तरह जड़ हो गया। क्या उन्होंने सही सुना? अध्यक्ष विवेक गगन को अपने साथ अंबिका नगर जागृत संघ ले जाने वाला था। हे भगवान! हर कोई सदमे और ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ गगन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। यह नया भर्ती कौन था, जिसे एक अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति स्वयं लेने आया था? एक बार जब गगन अंबिका नगर जागृत संघ पहुंच जाएगा, तो चाहे जो भी हो, उसका जीवन यहाँ रहने से कहीं बेहतर होगा। ईर्ष्या, काश उनका भी कोई अध्यक्ष स्तर का दोस्त होता जो उनकी देखभाल करता। भीड़ में अर्धचंद दल के सदस्य किसी और से ज्यादा सदमे में थे। खासकर लाल बालों वाला आदमी और लंबा पतला आदमी, वे तो हक्के बक्के रह गए। जब वे पहले गगन को बाहर ले गए थे, तो उन्हें वह भयानक बोझ लगा था और वे कप्तान को उसे छोड़ने के लिए मनाने के बारे में सोचते थे। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस नया भर्ती के किसी अन्य जागृत संघ के अध्यक्ष के साथ संबंध थे। और संबंध तुच्छ नहीं थे। गगन का दिल उत्साह से जोरों से धड़क रहा था। उसे अंबिका नगर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं है, ये गांव के नजदीक था और पार्थ भी वहीं था, और महत्वपूर्ण रूप से यह आदमी अंबिका नगर संघ का अध्यक्ष था। निश्चित रूप से उसे वहां जो प्रशिक्षण मिलेगा, वह यहाँ से कहीं बेहतर होगा। हालांकि वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सावधानी से पूछा, अध्यक्ष विवेक, पार्थ का क्या? पार्थ इस समय एकांतवास में है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो बाद में मार्शल आर्ट संघ जा सकते हो, पार्थ ने कहा। मैं समझा। गगन ने सिर हिलाया। उसे इस व्यवस्था में कोई समस्या नहीं दिखी। सबसे पहले पार्थ ने उसे संदेश भेजकर आगाह कर दिया था। दूसरे, अध्यक्ष विवेक के पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं था। ठीक है अध्यक्ष विवेक, कृपया मुझे थोड़ा इंतजार कराएं, मैं जाकर अपना सामान पैक कर लेता हूँ। जरूर, जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा, पार्थ ने जवाब दिया। उसी क्षण वह भौहें चढ़ाकर लिफ्ट की ओर देखने लगा। अगले ही पल लिफ्ट के दरवाजे खुले और लोगों का एक समूह बाहर निकला। अध्यक्ष, यह अध्यक्ष है। भीड़ में हलचल मच गई, आंखें सदमे और श्रद्धा से भरी हुई थीं। सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि संघ के कई सी स्तर के जागृत भी मौजूद थे। यह एक दुर्लभ दृश्य था। उन्हें अध्यक्ष विवेक की उपस्थिति से जरूर चेतावनी मिली होगी। पार्थ ने उनकी नजरें मिली और हवा में तनाव बढ़ गया। हा। अचानक सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए तेजी से पास आकर हाथ जोड़कर स्वागत किया। अध्यक्ष विवेक, आपका यहाँ आना सम्मान की बात है। मुझे माफ करना कि मैंने पहले आपका स्वागत नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। उसके दोस्ताना व्यवहार से पता चला कि वह पार्थ का पुराना परिचित था, लेकिन उसके पीछे वालों के चेहरे कहीं कम दोस्ताना थे, ज्यादातर सतर्कता से भरी ठंडी नजरें लिए हुए थे। उनके बीच फंसा गगन ने भारी दबाव महसूस किया, लगभग दम घुटने जैसा। तो यह अध्यक्ष सुनील हैं। पार्थ ने थोड़ा सा सिर हिलाया, सोचते हुए कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने पहले मॉनिटरों के जरिए उसे घूरकर देखा था। वे अब क्यों दिखाई दिए? इसका कारण शायद ये था कि उन्होंने उसके इरादों को समझ लिया था। अध्यक्ष सुनील, मैं यहाँ एक दोस्त को अपने साथ ले जाने आया हूँ, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सुनकर सुनील ने गगन की ओर देखा और फिर मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं है। सच कहूँ तो ये हमारी गलती है कि हमने इन्हें नहीं पहचाना। गगन जी यहाँ अध्यक्ष विवेक के दोस्त हैं। कृपया हमारी चूक को माफ करें। वह गगन के पास आया और हवा में से एक कार्ड निकाला। वह क्या है? एक पॉइंट्स कार्ड। कार्ड पर 2000 पॉइंट्स हैं। चारों ओर विस्मय गूंज उठा। भाई गगन, सुनील ने हाथ बढ़ाया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए गगन के कंधे पर थपथपाया। मुझे माफ करना अगर आपको यहाँ कोई कठिनाई हुई हो। कृपया ये छोटा सा टोकन स्वीकार करें। उसने 2000 पॉइंट्स का कार्ड सौंप दिया, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए। गगन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 2000 पॉइंट्स, उसके उच्चतम पॉइंट्स का योग केवल 100 था, और अब 2000 पॉइंट्स उसके ठीक सामने थे। अर्धचंद दल के सदस्य भी प्रति मिशन केवल 5 या 600 पॉइंट्स ही कमा पाते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कार्ड यहाँ के अध्यक्ष द्वारा पेश किया जा रहा था। आसपास की भीड़ समान रूप से दंग रह गई थी। सिर गगन से पार्थ की ओर मुड़ गए। कोई भी मूर्ख यह विश्वास नहीं करेगा कि एक साधारण गगन अध्यक्ष सुनील को 2000 पॉइंट्स छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता था। यह उसके पीछे के आदमी विवेक के कारण ही होना चाहिए। अध्यक्ष सुनील के इरादे स्पष्ट थे, अध्यक्ष विवेक से माफी मांगना। मौजूद कई लोगों को ईर्ष्या हुई। उनके पास ऐसा अध्यक्ष दोस्त क्यों नहीं था? गगन को भी एहसास हुआ और उसने मदद के लिए पार्थ की ओर देखा। चूंकि अध्यक्ष सुनील इतने दयालु हैं, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पार्थ ने कहा। 2000 पॉइंट्स उसके लिए कुछ नहीं थे, लेकिन गगन के लिए एक भाग्य थे। इसके अलावा मना करना अध्यक्ष सुनील को शर्मिंदा करेगा।
तुमने अध्यक्ष सुनील को सुना, जल्दी से इसे स्वीकार करो, पार्थ ने आग्रह किया। अध्यक्ष गगन हिचकिचाया, लेकिन फिर भी इसे लेने की हिम्मत नहीं की। हा, सुनील हंसा और कार्ड उसके हाथ में रख दिया, उसके कंधे पर थपथपाते हुए। ठीक है, जाओ अपना सामान पैक कर लो। अध्यक्ष विवेक को ज्यादा इंतजार मत कराओ। साथ ही जब तुम अंबिका नगर जागृत संघ में हो तो जब भी मन करे विजयगढ़ घूमने आ जाना। ठीक है अध्यक्ष। गगन दिमाग खाली अनायास ही विश्राम क्षेत्र की ओर बढ़ा। अध्यक्ष विवेक, क्या आप अंदर आकर चाय पीना चाहेंगे? सुनील ने मुस्कुराते हुए पार्थ की ओर मुड़कर कहा। आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष सुनील, देर हो रही है। एक बार जब गगन तैयार हो जाएगा तो हम अंधेरा होने से पहले निकल जाएंगे, पार्थ ने जवाब दिया। वह समझ गया कि वे उससे सतर्क थे। अगर वह चाय के लिए रुकता तो वे पागल हो सकते थे। निश्चित रूप से सुनील के अनुयायियों ने राहत की सांस ली। यह अफसोस की बात है। उम्मीद है अगली बार हम आपकी ठीक से मेजबानी कर सकेंगे, सुनील ने आह भरी। हॉल में फिर से शांति छा गई। कुछ मिनट बाद कदमों की आवाज नजदीक आई और गगन एक धनुष और तरकश लिए वापस आया। अध्यक्ष विवेक, मैं तैयार हूं, गगन हकलाया। दो अध्यक्षों और कई सी स्तर के जागृतों के सामने उसकी घबराहट स्पष्ट थी। ठीक है, चलो चलते हैं, पार्थ ने सुनील को देखते हुए कहा। बाद वाले ने हमेशा की तरह मुस्कान बनाए रखी। अध्यक्ष विवेक, कृपया रुकिए, गगन ने भीड़ में जयंत और अन्य लोगों को ढूंढा। मैं भाई जयंत और टीम को अलविदा कहना चाहता हूं। पार्थ रुका और सिर हिलाया। गगन अर्धचंद्र दल के पास पहुंचा, जयंत को कृतज्ञता से देखते हुए। भाई जयंत, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा। भाई गगन, इसका जिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं था, जयंत ने हंसते हुए कहा। अंबिका नगर में अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, गगन ने सिर हिलाया और दूसरों को देखा। भाई अशोक, अपना ध्यान रखना। लाल बालों वाला आदमी और उसके साथी शर्मा गए। भाई गगन, तुम भी अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। गगन ने उन्हें हाथ हिलाया और पार्थ के पास लौट आया। अध्यक्ष विवेक, मैं पूरी तरह तैयार हूं। ठीक है, पार्थ ने जयंत और कंपनी को देखा, फिर सुनील की ओर मुड़कर कहा। अध्यक्ष सुनील, अब हम चलते हैं। अध्यक्ष विवेक, मैं आपको विदा करता हूं, सुनील ने पेशकश की। तकलीफ की जरूरत नहीं है अध्यक्ष सुनील, पार्थ ने सिर हिलाया और एक पल बाद जोड़ा। अध्यक्ष सुनील, मेरे पास विश्वसनीय जानकारी है कि जल्द ही एक खूंखार जानवरों की बाढ़ आने वाली है और इस बार यह किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा हो सकती है। बेहतर होगा कि आप तैयारी करें। एक खूंखार जानवरों की बाढ़, अपेक्षा से ज्यादा विनाशकारी। सुनील आगे पूछताछ करने ही वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि पार्थ और गगन पहले ही जा चुके थे। सुनील ने शहर के दरवाजे की ओर ध्यान से देखा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन विवेक के कुछ शब्द सुनने के बाद उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ असाधारण होने वाला है। अध्यक्ष, उसके पीछे के कई सी स्तर के जागृतों ने एक बार धीरे से आवाज लगाई। वह व्यक्ति पहले ही जा चुका था, देखने के लिए क्या था। इसके अलावा वह आदमी कुख्यात रूप से बदमिजाज था, वे जल्दी से उसके जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। चलो पहले वापस चलते हैं। सुनील मुड़ा, उसकी नजर भीड़ पर पड़ी, फिर वह सीधे लिफ्ट की ओर चला गया। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो पूरे हॉल में जागृतों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। दो अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति साथ ही 3 या 4 सी स्तर के जागृत मौजूद थे। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि अभी अभी हुए दृश्य को याद करते हुए उन्हें यह एक सपना जैसा लगा। गगन नाम का नया भर्ती वास्तव में एक अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति को स्वयं उसे लेने के लिए बुला सकता था। क्या पुण्य और क्षमता। कई लोगों को अपने दिल में पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो उन्होंने उन कीमती कुछ दिनों को नए भर्ती के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में बिताया होता। जैसा कि कहावत है, ज्यादा दोस्त ज्यादा रास्ते। अगर वे भविष्य में यहां नहीं बना पाए तो वे अभी भी अंबिका नगर जागृत संघ जा सकते थे। गगन के अध्यक्ष के साथ संबंध को देखते हुए उनकी देखभाल करना आसान होगा। ये सोचते हुए कई लोगों ने ईर्ष्या से अर्धचंद्र दल के सदस्यों की ओर देखा। इस दौरान गगन के साथ अच्छा रिश्ता बनाने वालों में अर्धचंद्र दल के अलावा कोई और नहीं था। भाई जयंत, हमें तुम लोगों से सच में ईर्ष्या होती है, पास खड़े किसी ने कहा। जब गगन अभी अभी गया तो उसने खास तौर पर तुम्हें नमस्ते कहा और कहा कि वह तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखेगा। हाँ, अगर तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी आती है और तुम उससे संपर्क करते हो तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। भले ही वह ज्यादा मदद न कर पाए, लेकिन उसके पीछे अध्यक्ष विवेक चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ, कई लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। उनकी ईर्ष्या और जलन स्पष्ट थी। ओह, ये तो बस एक छोटा सा प्रयास था। जयंत ने बार बार हाथ हिलाया। उस समय उसने ज्यादा नहीं सोचा था, उसने बस एक नए भर्ती की मदद करने के बारे में सोचा, जिसकी शक्ति वृद्धि प्रकार की अलौकिक शक्ति थी, जिससे वह संबंधित था और यदि संभव हो तो मदद कर सकता था। अगर गगन भविष्य में मजबूत होता है तो इससे अर्धचंद्र दल ही मजबूत होगा, है ना? लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी, जो उनके डी स्तर के जागृत की स्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। गगन का अंबिका नगर जागृत संघ जाना सीधे अध्यक्ष के संरक्षण में उनके साथ बाहर शिकार करने से कहीं बेहतर था। अगर वह कहता कि उसे ईर्ष्या नहीं हुई तो वह झूठ बोल रहा होता, लेकिन वास्तव में उसे किसी प्रतिपूर्ति या किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। हालांकि दल के अन्य सदस्य ऐसा नहीं सोचते थे, खासकर वे 2 आदमी, एक लाल बालों वाला और दूसरा लंबा और पतला, पछतावे और दोष से भरे दिख रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो वे उस आदमी के बारे में तिरस्कारपूर्ण कुछ नहीं कहते, कम से कम जंगल में उसकी उपस्थिति में तो नहीं।
एकमात्र राहत ये थी कि उनके कप्तान दयालु थे और कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से उसे कल मध्यम स्तर के खूंखार जानवरों का शिकार करने ले जाएंगे। अगर भविष्य में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है और उन्हें मदद की जरूरत होती है तो दूसरा पक्ष कप्तान के रुख को देखते हुए शायद मना नहीं करेगा। हालांकि उन्हें वह याद आया जो अध्यक्ष विवेक ने जाने से पहले कहा था और उनके भाव बदल गए। क्या जल्द ही एक और खूंखार जानवरों की बाढ़ आने वाली थी? सच में पिछली खूंखार जानवरों की बाढ़ 2 साल पहले हुई थी, है ना? उस समय विजयगढ़ लगभग गिर ही गया था। कई जागृत मारे गए थे, जैसे कि वह दल जिसके साथ कप्तान पहले थे अध्यक्ष को छोड़कर सभी खूंखार जानवरों के पंजों के नीचे नष्ट हो गए थे। अगर यह फिर से होता है, वे आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसी समय अध्यक्ष के कार्यालय में कई सी स्तर के जागृत बॉस की कुर्सी पर गंभीर भाव के साथ बैठे सुनील को देख रहे थे। आंखें भ्रम से भरी थीं। अध्यक्ष, क्या वह विवेक नाम का आदमी पहले ही चला नहीं गया? हाँ, उससे छुटकारा पाने के लिए अध्यक्ष आपने गगन को 2000 पॉइंट्स भी दिए। यह जरूरी नहीं था। 2000 पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। जब तक हम उस प्लेग से छुटकारा पा सकते हैं यह इसके लायक होगा, भले ही यह 4 या 5000 पॉइंट्स हो। ये सच है। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे वास्तव में डर रहे थे कि विवेक अचानक कहेगा कि वह उन्हें चुनौती देने आया है। यह अजीब होता। अगर वे स्वीकार करते हैं तो वे जीत नहीं पाएंगे, पॉइंट्स और चेहरा दोनों खो देंगे। अगर वे स्वीकार नहीं करते हैं तो इतने सारे लोग देख रहे थे, मना करना कोई विकल्प नहीं था। अध्यक्ष, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? किसी ने पूछा। वापस आने के बाद से अध्यक्ष चिंतित थे। विवेक का जाना खुशी का कारण होना चाहिए, है ना? मैं कुछ सोच रहा हूँ। सुनील अपनी कुर्सी पर लेट गया, भौहें चढ़ाते हुए। कुछ सोच रहे हैं? वह क्या है? क्या आप सभी को याद है कि विवेक ने जाने से पहले क्या कहा था? जाने से पहले उसने क्या कहा था? क्या शब्द? 2 लोगों ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। एक व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर लीं। मुझे याद है, उसने कहा था कि उसके पास विश्वसनीय जानकारी है कि जल्द ही एक खूंखार जानवरों की बाढ़ फिर से आएगी और आपको तैयार रहने की चेतावनी दी। क्या एक और खूंखार जानवरों की बाढ़? खूंखार जानवरों की बाढ़। एक पल में कमरे में खुशहाल माहौल गायब हो गया। डर की भावना फैल गई। खूंखार जानवरों की बाढ़। वे खूंखार जानवरों को चारों दिशाओं से झुंड में आते हुए, आकाश को ढकते हुए, कभी कभी भूमिगत से भी उभरते हुए, शहर के लोगों को अनजान में पकड़ते हुए उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकते थे। अध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि विवेक ने जो कहा वह सच है? असंभव, है ना? वह कोई खूंखार जानवर नहीं है। उसे कैसे पता चलेगा कि खूंखार जानवरों की बाढ़ कब आएगी? ठीक है अध्यक्ष, मुझे लगता है कि विवेक बस रहस्यमय हो रहा था, कुछ डरावनी बातें कह रहा था। इसे दिल पर मत लो। नहीं, सुनील ने सिर हिलाया। क्या आप सभी को याद है कि पिछली खूंखार जानवरों की बाढ़ कब आई थी? बेशक, एक सी स्तर के जागृत ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। 2 साल पहले। मैं तब सी स्तर का जागृत भी नहीं था। सही है, मुझे भी याद है कि ये 2 साल पहले था। स्थिति गंभीर थी। अगर पास के ठंडक नगर से एक बी स्तर का जागृत नहीं होता तो विजयगढ़ गिर गया होता। हाँ, तो क्या किसी को याद है कि उससे पहले खूंखार जानवरों की बाढ़ कब आई थी? सुनील ने जारी रखा। उससे पहले वाली। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनमें से कुछ तो पिछले 2 या 3 सालों में ही विजयगढ़ आए थे। अगर मुझे सही याद है तो यह 4 या 5 साल पहले होना चाहिए। एक अधिक उम्र वाले जागृत ने सोचा। उस समय मैं डी स्तर का जागृत भी नहीं था। मैं मुश्किल से अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर पाता था। खूंखार जानवरों की बाढ़ आने के बाद मेरे कई दोस्त मारे गए और मैं किस्मत से बच गया। हाँ, 4 या 5 साल पहले। क्या कोई जानता है कि उससे पहले खूंखार जानवरों की बाढ़ कब आई थी? सुनील ने फिर से पूछा। इस पर वे सब शांत हो गए। उससे पहले वह कब था? उन्हें यह भी याद नहीं था कि वे तब कहाँ थे। इस समय किसी की आंखों में सदमे की एक झलक दिखी और वे बोल पड़े। अध्यक्ष, क्या आपका मतलब 7 या 8 साल पहले है? क्या 7 या 8 साल पहले? यह बाकी सब हक्के बक्के रह गए। एक ठंडा एहसास उनकी पीठ पर रेंग गया। हाँ, 7 या 8 साल पहले। सुनील का भाव अत्यंत गंभीर था। 10 साल पहले के महान उलटफेर को मिलाकर 4 खूंखार जानवरों की बाढ़ आ चुकी हैं, हर बार लगभग 2 साल के अंतराल पर। पहली सबसे बड़ी थी, जिसने यान देश की 70% आबादी को मिटा दिया। बाद की 3 खूंखार जानवरों की बाढ़ बहुत छोटी थी, जिनमें कोई खूंखार जानवर सम्राट स्तर के खूंखार जानवर दिखाई नहीं दिए। फिर भी 4 खूंखार जानवरों की बाढ़ के बाद हमारे देश के बचे हुए लोग 5 अरब से घटकर 1 अरब से कम हो गए हैं। अगर यह पैटर्न जारी रहता है तो 5वीं खूंखार जानवरों की बाढ़ वास्तव में होनी चाहिए। उन्होंने ये सुना, उनके दिमाग चकरा गए। सहज रूप से वे इस संभावना को अस्वीकार करना चाहते थे। खूंखार जानवरों की बाढ़। पैमाने की परवाह किए बिना यह एक खूंखार जानवरों की बाढ़ थी। ये छोटा शहर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन तर्क ने उन्हें बताया कि यह पिछली खूंखार जानवरों की बाढ़ पर आधारित एक उद्देश्य पैटर्न था जो किसी के नियंत्रण से बाहर था। पहली 10 साल पहले आई थी, फिर हर 2 से 3 साल बाद, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर बार। क्या 5वीं इस पैटर्न को तोड़ेगी? क्या ये तोड़ेगी? शायद नहीं। जाने से पहले अध्यक्ष विवेक ने कुछ और भी कहा था जिसे आप भूल गए होंगे। अध्यक्ष विवेक ने और क्या कहा? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। उनका लहजा विवेक के प्रति अधिक सम्मानजनक था। सुनील ने कठिनाई से कहा। उन्होंने कहा कि इस खूंखार जानवरों की बाढ़ का पैमाना हर किसी की अपेक्षा से अधिक हो सकता है। कमरे में फिर से शांति छा गई। वे घूर रहे थे, दिमाग खाली था। इस बार का पैमाना हर किसी की अपेक्षा से अधिक, इसका क्या मतलब था? क्या ये 10 साल पहले का दोहराव था? ये कैसे हो सकता है? अध्यक्ष, किसी ने हकलाते हुए कहा। क्या ये थोड़ा सनसनीखेज नहीं है? अध्यक्ष विवेक शायद ओवरथिंकिंग कर रहे हैं।
हाँ अध्यक्ष, अध्यक्ष शायद हमें अध्यक्ष विवेक को कॉल करके पूछना चाहिए। सुनील ने सिर हिलाया, हमें पूछना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अध्यक्ष विवेक ने हमें याद दिलाया, शायद इसलिए कि हमने उनके भाई को 2000 पॉइंट्स दिए। अगर हम अभी पूछते रहते हैं तो यह अनुचित होगा। मैं बाद में पूछने का एक मौका ढूंढूंगा, लेकिन हमें वास्तव में तैयारियां करनी चाहिए। कम से कम अपने परिवारों को पास के मध्यम या बड़े शहरों में भेज देना चाहिए। वे सब सहमत थे। वास्तव में अगर एक खूंखार जानवरों की बाढ़ आई तो खुद भागना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उनके परिवार नहीं भाग सकते थे। आपको किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाऊं? आकाश में हल्का अंधेरा था और दूर से समय समय पर भयंकर जीवों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। अंबिका नगर जागृत संघ रोशनी से जगमगा रहा था, एक जीवंत दृश्य। गगन पार्थ का पीछा करते हुए हॉल में दाखिल हुआ। अगले ही पल हॉल में दर्जनों निगाहें एक साथ जुटीं और पार्थ पर ठहर गईं। अध्यक्ष, शुभ संध्या। अध्यक्ष, प्रणाम। अध्यक्ष, कई लोगों ने झुककर सम्मान जताया और उनकी आंखों में आदर था। पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया और चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूछा, उपाध्यक्ष कहाँ हैं? सबने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनकी निगाहें चौकोर फ्रेम का चश्मा पहने एक हल्के मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति चूहे पर जा टिकीं। अध्यक्ष, चूहे तुरंत आगे बढ़े और बोले, उपाध्यक्ष कुछ लोगों के साथ बाहर गए हैं। शायद उन्हें लौटने में देर हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया। उपाध्यक्ष संभवतः पार्थ द्वारा सौंपे गए दूसरे काम भूमि को वापस लेने को संभाल रहे थे। यह मेरा दोस्त है, बाद में इसके लिए एक विश्राम कक्ष की व्यवस्था कर देना। जी अध्यक्ष। चूहे ने सावधानी से गगन की ओर देखा और उसके रूप को अपने दिमाग में बैठा लिया। सिर्फ वही नहीं, हॉल में मौजूद हर कोई गगन को घूर रहा था। अगर अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका दोस्त है तो इनका रिश्ता जरूर करीबी होगा, है ना? ये व्यक्ति थोड़ा अनुभवहीन लगता है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल नहीं होगा। शायद भविष्य में वे अध्यक्ष को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छे संबंध बना सकते हैं। पार्थ ने सिर हिलाया और गगन की ओर देखकर कहा, मेरे पीछे आओ। गगन चौंक गया और तुरंत कहा, जी अध्यक्ष। ईमानदारी से कहूं तो यहाँ के रास्ते में वह थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि यह संभावना कम थी कि पार्थ उसे नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी उसके दिल में अनिश्चितता थी। हालांकि अब जो कुछ हुआ उसने उसे पूरी तरह से शांत कर दिया। दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। गगन एक तरफ खड़ा रहा, थोड़ा सिर झुकाए हुए, आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पार्थ को यह मजेदार लगा। इस लड़के ने इस दौरान काफी कुछ सीखा था। पहले गांव में वो हमेशा बहुत अकड़ में रहता था, हर किसी के प्रति विद्रोही। बाहर कुछ दिन रहने के बाद अब एक मजबूत व्यक्ति को देखकर उसने विनम्र रहना सीख लिया था। हालांकि पार्थ का उसे अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं था। यह इसलिए नहीं कि उसे गगन पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और दोनों एक के बाद एक अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेश किए। कमरे के शानदार सजावट को देखकर गगन ने गहरी सांस ली और कहा, अध्यक्ष, मुझे विजयपुर शहर से लाने के लिए धन्यवाद। पार्थ, वह कहाँ है? वह साधना के लिए एकांत में है। उसे कुछ दिनों में बाहर आना चाहिए और वह तुम्हें तब संदेश भेजेगा। ठीक है। गगन ने चुपचाप राहत की सांस ली। जब वह पार्थ से मिलेगा तो वह उससे पूछेगा कि वह इस बड़ी हस्ती को कैसे जानता है। अध्यक्ष, कृपया ये कार्ड लें। अगले ही पल उसने अपनी जेब से 2000 अंकों का एक अंक कार्ड निकाला और दोनों हाथों से प्रस्तुत किया। ये किस लिए है? पार्थ ने माथे पर बल डाला। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ जैसे सम्मानित अध्यक्ष को तुम्हारे कार्ड पर मौजूद 2000 अंकों की कमी होगी? नहीं नहीं अध्यक्ष, मेरा वह मतलब नहीं था। बस तुम्हें ये किसी ने दिया है तो इसे अपने पास रखो। आने वाले दिनों में यहाँ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। अगर साधना के संबंध में कोई सवाल हो तो तुम मुझसे या दूसरों से पूछ सकते हो। यदि तुम शिकार के लिए बाहर जाते हो तो सतर्क रहना। जी। गगन ने बार बार सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है तो तुम अब जा सकते हो। जी अध्यक्ष। गगन ने कृतज्ञता भरी नजरों से पार्थ को देखा, कार्ड को वापस रखा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दरवाजे को ध्यान से बंद किया। ये सब हो जाने के बाद उसने अंततः हल्की सांस छोड़ी। कितना भयावह तेज! बस एक झलक ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। हालांकि सच कहूं तो यह अध्यक्ष वास्तव में अच्छे थे। न केवल उसे विजयपुर से लाए, बल्कि उसे 2000 अंक भी दिए। 2000 अंक! गगन ने अपने होंठ चाटे, ये जानने के लिए उत्सुक था कि इन अंकों से वह मॉल में किस तरह की अच्छी चीजें अनलॉक कर सकता है। वह मुड़ा और अभी ज्यादा दूर नहीं चला था कि नीचे हॉल में मौजूद हल्के मोटे आदमी चूहे मुस्कुराते हुए ऊपर आए। छोटे भाई, नमस्ते। गगन ने तुरंत अभिवादन किया। वह मूर्ख नहीं था। पहले सबके व्यवहार से वह जानता था कि सामने मौजूद इस दयालु मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का यहाँ उच्च पद होगा। छोटे भाई अभी 20 के भी नहीं हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मुझे भाई चूहे कह सकते हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उपनाम क्या है? भाई चूहे, मेरा उपनाम ग है, जैसे जल और विस्तार वाले गगन का। गगन ने जल्दी से जवाब दिया। तो तुम भाई गगन हो? हाँ, अध्यक्ष ने जिस मामले का जिक्र किया था मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। भाई गगन, अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद भाई चूहे। हाँ, कोई बात नहीं। कमरा देखने के बाद मैं तुम्हें संघ के चारों ओर घुमाऊंगा और कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। जितने ज्यादा उतना ही अच्छा, है ना? दोनों दूर चले गए और स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत शब्द दर शब्द पार्थ के कानों में पड़ी। चूहे, ठीक है। पार्थ के होंठ हल्के से मुड़े। उसे लोगों के स्वार्थी इरादों से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह मानव स्वभाव है। इसके अलावा उनकी मदद से गगन की उन्नति तेजी से होगी। उसके पास वास्तव में गगन पर खुद खर्च करने के लिए ज्यादा समय नहीं था।
अगला, गांव के लोगों को शहर में बसाने का समय है। मुझे उम्मीद है कि उपाध्यक्ष मुझे निराश नहीं करेंगे। अब वह दरवाजे की ओर बढ़ा। मार्शल आर्ट्स संघ के मुख्यालय से भेजा गया पैकेज आ चुका था। नए उपकरण हाथ में लेकर वह कल सुबह कुलीन स्तर के भयंकर जीवों के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करने जाएगा, शायद कुछ कमांडर स्तर के भयंकर जीवों के खिलाफ भी कोशिश करे। इसके अतिरिक्त उसके पास एक मेघमणि फल भी था। हालांकि उसे लगा कि सत्यसार स्तर में प्रवेश करने के बाद अब ये ज्यादा मदद नहीं करेगा। वर्तमान में सत्यसार के 20 से 30 चक्रों के साथ वह लगभग आधे घंटे में सत्यसार का एक अंक बढ़ा सकता था। पिछले मेघमणि फल ने उसकी सत्य प्राण को केवल 1000 अंकों से भी कम बढ़ाया था, जिसका अर्थ सत्यसार के लगभग 10 अंक थे। इसका कुछ उपयोग था, लेकिन ज्यादा नहीं। चूंकि ऐसा है तो इसे दूसरों को नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश करने में मदद करने के लिए बचाना बेहतर है। यह विचार पार्थ के मन में उभरा। उदाहरण के लिए चाचा बलदेव, उसके पिता और सुनील। उसकी समझौता न करने की अनिच्छा के कारण सुनील को मुख्यालय से मुआवजा नहीं मिला था, इसलिए वह नाड़ी शोधन स्तर में रूपांतरण बल से प्रवेश करने में मदद करने के लिए उसे मेघमणि फल का 8वां हिस्सा देगा। इस बीच उत्तरी पहाड़ी के एक विलास भवन के बैठक कक्ष में भी तेज रोशनी थी और लोगों की भीड़ थी। जागृत संघ के विपरीत इन लोगों में वयस्क, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, लगभग 100 लोग। सामने कई लोग खड़े थे, जिनमें मुख्य उपाध्यक्ष हेमंत थे। हेमंत, क्या तुमने हम सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें मेरे बड़े भाई को मारने वाले का पता चल गया है? एक व्यक्ति ने पूछा, जो यशवंत जैसा दिखता था, कोई सम्मान नहीं दिखाते हुए। मेरे बेटे को मारने वाला कमीना आखिर कौन है? एक सभ्य वयोवृद्ध महिला ने दांत पीसते हुए पूछा। लानत है, अगर मुझे पता चला कि वह कौन है तो मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए उसे खत्म कर दूंगा। उसे मारना बहुत आसान है, कम से कम उसे टुकड़ों में काट देना चाहिए। सब एक दूसरे के बाद बोले। स्पष्ट रूप से वे या तो यशवंत के दोस्त और परिवार थे या पूर्व अध्यक्ष गौरव का परिवार, इसलिए सामने वाले लोगों के लिए उनमें कोई सम्मान नहीं था। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हेमंत का सिरदर्द बढ़ गया था। कई प्रयासों के बाद शोरगुल वाली भीड़ अंततः शांत हुई और उसे घूरने लगी। मैंने आज आप सभी को यहाँ एक और मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। क्या कोई और मामला? कोई और मामला? क्या कोई और मामला? हेमंत, तुमने हमें यहाँ हत्यारे के बारे में बताने के लिए नहीं बुलाया। क्षमा करें, जांच जारी है। हेमंत ने माफी मांगी। मुख्यालय ने कहा कि वे शिकारी भेजेंगे, लेकिन खास समय अज्ञात है। क्या तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? इतना समय हो गया, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि हत्यारा कौन है? जागृत संघ क्या कर रहा है? तुमने क्या कहा? इस बयान से हेमंत के बगल के कई लोग भड़क गए। पहले जब यशवंत और अन्य लोग आसपास थे तो ये लोग श्रेष्ठता का दिखावा करते थे, लेकिन अब यशवंत और वे मर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग साधारण हैं, यहाँ तक कि कुछ मार्शल आर्टिस्ट या जागृत भी लड़ाई में बेकार हैं, तो यह अहंकार किस लिए? जिस व्यक्ति ने ये कहा उसे लगा कि स्थिति बदल गई है। वह पीछे हट गया, लेकिन हठपूर्वक कहा, चूंकि तुम्हें नहीं पता कि हत्यारा कौन है, हम सभी को यहाँ बुलाना समय की बर्बादी है। बिल्कुल हेमंत, अगर और कुछ नहीं है तो हम चले जाएंगे और जब तुम्हारे पास हत्यारे के बारे में कोई खबर हो तब वापस आएंगे। कोई दिलचस्पी नहीं, चलो चलते हैं। बोलती बंद, लोगों के एक समूह ने कहा, उठकर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। अध्यक्ष, ये देखकर कई जागृत क्रोधित हो गए। रुको, हेमंत ने माथे पर बल डाला और अपनी अप्रसन्नता को दबाया। कहा, आप सभी, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, आप अभी नहीं जा सकते। जैसे ही उसने बोला, दो जागृतों ने रास्ता रोक दिया। तुरंत ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले वाली अहंकारी भीड़ अब भय दिखा रही थी। आखिरकार वे साधारण लोग थे, यहाँ तक कि कुशल भी सीमित थे और निश्चित रूप से इन कुछ लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रोके जाने पर डरना स्वाभाविक था। यह महसूस करते हुए कई लोगों ने यशवंत जैसे दिखने वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह यशवंत का भाई था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह भी एक जागृत था। हेमंत, तुम्हारा क्या मतलब है? यशवंत का भाई गुस्से में मुड़ा। मेरे भाई का शरीर अभी भी गर्म है और हमें हत्यारे का पता नहीं है, लेकिन तुम हम पर कार्रवाई करने के लिए उत्सुक हो। यशवंत के भाई की बात सुनकर हेमंत अभिभूत हो गए। उसने लंबे समय से इस दृश्य की आशंका की थी, या यूं कहें कि यह तो बस शुरुआत थी। जब वह बाद में अध्यक्ष की बातें बताएगा तो उसे कहीं ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। हालांकि विवेक लीपिंग वह व्यक्ति था जिसे उसने संघ के भीतर सबसे ज्यादा समर्थन देने की पूरी कोशिश की थी। ये सब ध्यान में रखते हुए उसने धीरे से आह भरी और कहा, यशवंत के भाई, कृपया पहले बैठ जाओ। ये सुनकर यशवंत के भाई ने न झुकने वाली आंखों से उसे घूरा। हेमंत चुप रहे। रास्ता रोकने वाले दो जागृत भी गतिहीन खड़े थे। स्पष्ट रूप से हेमंत की अनुमति के बिना वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता था। ठीक है हेमंत, यशवंत के भाई ने नफरत से कहा, जब मेरा भाई आसपास था तो तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। अब जब वह मर गया है तो तुम अपने पंजे दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। वह बैठते हुए बोला, तो सुनो, तुमने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया? ये देखकर अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और वापस बैठ गए। आहें, हेमंत ने अपना गला साफ किया और वहां मौजूद सभी पर नजर डाली। मैं जो कहने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी गंभीरता से ध्यान देंगे। गोलमोल बातें बंद करो, जो कहना है कहो। हाँ हेमंत, यहाँ नाटक करना बंद करो, जल्दी करो, मुझे वापस जाकर सोना है। लोगों के एक समूह ने चिढ़कर कहा। वे आमतौर पर हेमंत को ज्यादा नहीं समझते थे और अब वह उनके सामने खुद को दिखा रहा था। वे नाराज क्यों नहीं होंगे? ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। आप सभी जानते हैं कि नगर प्रमुख और अध्यक्ष के मुसीबत में होने के बाद अंबिका नगर की स्थिति अब कैसी है। अब ये शांतिपूर्ण लग सकता है, लेकिन कौन जानता है कि अराजकता कब पैदा होगी। उदाहरण के लिए पंथवादी, भगोड़े, और क्या होगा अगर फिर से भयंकर जीवों का ज्वार आ जाए।
क्या आपको लगता है कि हम उससे निपट सकते हैं? उसके शब्दों से अचानक चुप्पी छा गई। कई लोगों की आंखों में डर दिखा। वे पंथवादियों और भगोड़ों से ज्यादा नहीं डरते थे। अंबिका नगर इतना बड़ा था कि अगर कोई पंथवादी घुस भी जाता है तो वे ही बदकिस्मत नहीं होंगे, लेकिन भयंकर जीवों का ज्वार, वह निश्चित रूप से विनाशकारी है। तो यशवंत के भाई ने आंखें सिकुड़ी और पूछा, तो मैंने अंबिका नगर जागृत संघ के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए एक शक्तिशाली जागृत को आमंत्रित किया है। सी स्तर के जागृतों के बीच उनकी शक्ति शीर्ष पर है। अन्य सी स्तर के जागृतों को आसानी से मारने में सक्षम है। यहाँ तक कि अग्निशल्क सुअर जैसा कुलीन स्तर का भयंकर जीव भी उनके सामने साधारण कुलीन स्तर के भयंकर जीवों से अलग नहीं है। ये न केवल मैं बल्कि संघ के अन्य सदस्य भी अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते हुए हेमंत ने दूसरों की ओर देखा। दरअसल हम सब ने व्यक्तिगत रूप से इसे देखा है। अध्यक्ष की शक्ति सी स्तर के जागृतों के बीच शीर्ष पर है। यह शायद बी स्तर के जागृत के करीब भी हो। अध्यक्ष के देखरेख में अगर भयंकर जीवों का ज्वार टूटता है तो हम उसे रोक सकते हैं। कई लोगों ने एक दूसरे के बाद बात की। भीड़ में मौजूद बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ये सुनकर शांत हो गए। तो हेमंत ने पहले ही एक जवाबी उपाय सोच लिया था, जिससे उनकी चिंताएं यूं ही कम हो गईं। हालांकि कुछ युवाओं ने सावधानी बरती। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि अगर यह इतना आसान होता तो हेमंत को उन सभी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं होती। अगले ही पल हेमंत के शब्दों ने उनके संदेह की पुष्टि की। हमारे समझाने के बाद उन्होंने रहने और हमारे अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए सहमति दी, अंबिका नगर की रक्षा करते हुए, लेकिन उनकी एक शर्त है। हेमंत ने गहरी सांस ली और कहा, वह आपके हाथों में पड़ी खाली जमीन को बाजार मूल्य पर खरीदना चाहते हैं ताकि शहर के बाहर के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की जा सके। उनके शब्द एक शांत झील में फेंके गए एक भारी पत्थर की तरह थे, जिससे एक बड़ा हंगामा हुआ। क्या वह हमारी जमीन चाहते हैं? हमारी जमीन ले लें? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। भीड़ बहुत उत्तेजित हो गई। कुछ तो खड़े भी हो गए, जोर जोर से चिल्लाते हुए। हेमंत ने गहरी भौहें चढ़ाई और चिल्लाना पड़ा, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शोर कम होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हर कोई अभी भी हेमंत को ऐसे देख रहा था जैसे वे उसे फाड़ खाना चाहते हों। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हेमंत ने बेबसी से कहा। यह आपकी जमीन लेने के बारे में नहीं है, यह बाजार मूल्य पर आपकी जमीन खरीदने के बारे में है। खरीदना भी ठीक नहीं है। ठीक है, यह मेरी जमीन है सिर्फ इसलिए कि वह खरीदना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इसे बेचना होगा। बिल्कुल, भले ही बाजार मूल्य पर हो। अगर मैं बेचना चाहता हूं तो मैं दूसरों से बाजार मूल्य का 2 गुना या 3 गुना आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। हेमंत, तुम उस आदमी से कहो कि वह चला जाए। अभी अंबिका नगर आया है और पहले ही हमारी जमीन को निशाना बना रहा है। उसे भाग जाने दो। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पूरा हॉल अराजक हो गया। जागृतों ने लाचारी से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने हेमंत के शब्दों से इस दृश्य की आशंका की थी, क्योंकि उनके हितों को छूना उनकी आत्मा को छूने से ज्यादा कठिन है और ये लोग, विलासिता के आदि, कभी इस पर सहमत नहीं होंगे। कई मिनट बीत गए और भीड़ के रुकने के कोई संकेत नहीं थे। वे अपना गुस्सा हेमंत की ओर भी निर्देशित कर रहे थे। हेमंत, तुमने हमें सिर्फ इसके लिए यहाँ बुलाया। तुम धोखेबाज हो, बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारी जमीन को निशाना बना रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? ठीक है हेमंत, जब गौरव आसपास था तो एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने चालाक हो। अब जब गौरव गायब है तो तुम साहसी हो रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गौरव गायब है, मरा नहीं। जब वह वापस आएगा तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। हेमंत, तुम नीच बदमाश हो। हेमंत, तुम काय हो? अगर मेरा भाई यशवंत यहाँ होता तो क्या तुम हमसे ये कहने की हिम्मत करते? हेमंत पर जबरदस्त मौखिक हमला किया जा रहा था। उनका गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियाओं की आशंका की थी, लेकिन उनके चेहरे पर गाली सुनना अलग महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को रोका और भीड़ को अपना गुस्सा उतारने दिया। फिर बोले, आप सभी, आप मुझे कितना भी कोसें, इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और उनकी बातों को यहाँ मौजूद हर किसी को सुनना होगा, जिसमें मैं, संघ के सदस्य, नगर प्रमुख का महल और यहाँ मौजूद हर कोई शामिल है। अगर अनदेखी की गई तो परिणाम गंभीर होंगे। हेमंत, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? भीड़ और भी ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने सोचा कि उनका रवैया हेमंत को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। इसके बजाय बातें बढ़ गईं। हेमंत ने गहरी आह भरी। आप लोग अंबिका नगर की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा करते हैं, उसका क्या उपयोग है? मैं इसे वहां छोड़ सकता हूं, क्या समस्या है? बिल्कुल, ये हमारी पसंद है। हेमंत ने टिप्पणियों को अनदेखा किया और जारी रखा, अध्यक्ष का इरादा स्पष्ट है। उम्मीद है कि आप जरूरतमंदों के लिए जमीन छोड़ सकते हैं, मुफ्त में नहीं बल्कि बाजार मूल्य पर। इसके अलावा वह अंबिका नगर में आपकी सुरक्षा का वादा करते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? अच्छा मेरा गधा, हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ अच्छी तरह से रह रहे हैं, कोई भयंकर जीवों का ज्वार नहीं है। हेमंत, डर फैलाना बंद करो। हेमंत का फिर से तीव्र शाप से स्वागत किया गया। हेमंत ने बेबसी से कहा, क्या मुझे वास्तव में आपको यह विस्तार से बताना होगा? सब हैरान रह गए। जब नगर प्रमुख आसपास थे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि दिन के उजाले में डकैती भी, बिना किसी परिणाम के। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। हेमंत ने आह भरी। नगर प्रमुख और अध्यक्ष गौरव मर चुके हैं या गायब हैं, शायद चले गए हैं। आपके पीछे अब कोई नहीं है। अनमोल संसाधन होने के बावजूद आपने हत्थे हैं, ये जानते हुए कि आपने क्या किया है। कोई भी बिना बात किए आपको निशाना बनाएगा। न केवल अध्यक्ष, यहाँ तक कि हम भी आपसे आसानी से निपट सकते हैं, है ना? भीड़ के चेहरे बिगड़ गए। तो अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करें। जमीन खोने के बावजूद आपको धन मिलेगा, जो कहीं और आसान जीवन सुनिश्चित करेगा।
यह अतीत की जान पहचान को ध्यान में रखते हुए मेरी सच्ची सलाह है। हेमंत ने फिर से आह भरी। ईमानदारी से कहूं तो वह इसे इतनी दूर नहीं ले जाना चाहते थे। पहले के कठोर शब्दों के बावजूद उन्होंने अपना गुस्सा रोका, लेकिन सबसे पहले अध्यक्ष के आदेशों का पालन करना था, और दूसरी बात, अगर यह अध्यक्ष को यहाँ ले आया, वह आगे कल्पना नहीं करना चाहते थे। उनके शब्दों का असर हुआ। अराजक भीड़ बटेरों की तरह चुप हो गई। वे मूर्ख नहीं थे, हेमंत के निहितार्थ को समझ रहे थे, लेकिन वे अनिच्छुक और नाराज महसूस कर रहे थे। पहले अंबिकानगर में कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि एक बाल भी नहीं। अब एक नवागंतुक उनकी मुख्य संपत्ति चाहता था। इस अपमान को कौन निगल सकता था? ये देखकर हेमंत ने फिर से आह भरी। क्या मुझे और स्पष्ट करने की जरूरत है? भीड़ के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोगों ने यशवंत के भाई की ओर देखा, जो चुप रहे, अनजान होने का नाटक करते रहे। किसी ने आखिरकार दबाव में आकर पूछा, अध्यक्ष हेमंत, अगर हम बेचने के लिए सहमत होते हैं तो क्या हमें ज्यादा कीमत मिल सकती है? दरअसल अध्यक्ष हेमंत, बाजार मूल्य पर जमीन लेना बहुत कम है। शहर में केवल इतनी ही जमीन है। यह अवास्तविक है कि कोई इसे बाजार मूल्य पर खरीद सके, आपको नहीं लगता? कम से कम यह उस राशि का दोगुना या तिगुना होना चाहिए, है ना? अगर यह वास्तव में बाजार मूल्य पर है तो यह असंभव नहीं है, लेकिन हमारे पास मौजूद सारी जमीन एक साथ लेना, क्या ये बहुत कठोर नहीं है? ठीक है अध्यक्ष हेमंत, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और हमेशा अच्छी तरह से रहे हैं। तुम इस तरह हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हो? अध्यक्ष हेमंत, क्या आप उस अध्यक्ष के लिए हमारी तरफ से एक अच्छी बात कह सकते हैं? हम तुम्हें यह मुफ्त में नहीं करने देंगे। सब एक के बाद एक बोलने लगे। जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति तत्काल नुकसान नहीं उठाता। अगर बात यहाँ तक आ गई तो वे पहले कुछ हिस्सा बेच सकते थे। हेमंत ने सिर हिलाया और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन इस मामले पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। माहौल फिर से शांत हो गया। सब गुस्से में दांत पीस रहे थे। वह आदमी बहुत निर्दयी था। क्या वह उनसे सब कुछ छीनने के लिए दृढ़ था? जमीन के बिना वे शहर के अन्य लोगों से कैसे अलग होंगे? अध्यक्ष हेमंत, क्या आपके पीछे वाला व्यक्ति वास्तव में इतनी क्रूरता से आगे बढ़ने का इरादा रखता है? इस समय यशवंत का भाई, जो चुप थे, अचानक बोले। अध्यक्ष हेमंत, इस अंबिकानगर की स्थापना मेरे बड़े भाई और उनके सहयोगियों ने की थी। हमारे पास जो जमीन है वह हमारा अधिकार है। अब जब मेरे भाई चले गए हैं तो कोई अजनबी हमारी संपत्ति लूटने के लिए सामने आता है। क्या आप कह सकते हैं कि यह न्याय है? पहले चुपचाप रहने वाली भीड़ ने तुरंत अपनी आवाज पाई, उसके भाव को दोहराते हुए। हेमंत ने धीरे से आह भरी और यशवंत के भाई की ओर देखा, कहा, भाई, मैं ये बात नहीं लाना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। हाँ, आपके परिवारों को अंबिकानगर में बड़े भूखंड रखने का अधिकार है। हालांकि उस समय कई परिवार थे जिन्हें जमीन आवंटित की गई थी। अब ऐसा क्यों है कि अन्य परिवारों की जमीनें आपके हाथों में आ गई हैं? आप वर्तमान में अंबिकानगर की आधी जमीन के मालिक हैं। क्या मुझे यह विस्तार से बताने की जरूरत है कि क्या हुआ? तुम, यशवंत के भाई के चेहरे पर अपराध बोध का संकेत दिखा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके पीछे ज्यादातर लोगों ने सिर झुका लिया। हेमंत सही थे। जब अंबिकानगर की स्थापना हुई थी तो उनके परिवार ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। जिन्होंने जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था वे दूसरे थे। लेकिन बाद में उन परिवारों के मुख्य व्यक्ति या तो मर गए या अक्षम हो गए। स्वाभाविक रूप से उनकी जमीन विभिन्न साधनों से अन्य परिवारों को हस्तांतरित कर दी गई। कुछ साल बीत गए और वे अंबिकानगर में सबसे शक्तिशाली परिवारों में बदल गए। स्वर्ग का चक्र कभी चूकता नहीं। अब उनके अतीत के कर्मों का प्रतिशोध आ गया था। हालांकि उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे कहीं ज्यादा समझदार था। देवियों और सज्जनों, मैंने जो कहना चाहिए और जो नहीं कहना चाहिए था वह कह दिया है। यदि आप अभी भी सहयोग करने से इनकार करते हैं तो मुझे हमारे पिछले संबंधों की परवाह न करने के लिए दोष न दें। हेमंत ने बात करते हुए कमरे में नजर डाली। हालांकि अध्यक्ष ने कहा था कि यदि कोई कठिनाई हो तो वह उन्हें कभी भी फोन कर सकते हैं। वहां मौजूद लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे। अगर वह इसे संभाल नहीं सकते थे तो क्या वह बहुत अक्षम नहीं होंगे? निश्चित रूप से जब उन्होंने ये कहा तो सभी के चेहरों पर डर के संकेत दिखे। जैसा कि कहावत है, स्थिति दृष्टिकोण को निर्देशित करती है। चाहे वे कितना भी नाराज महसूस करें, वे क्या कर सकते थे? अगर उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो वे अपनी संपत्ति और अपना जीवन दोनों खो सकते थे, जो एक कुल नुकसान होगा। यशवंत के भाई ने अचानक आह भरी। ऐसा लगा जैसे वह एक ही पल में 10 साल बूढ़े हो गए हों। अध्यक्ष हेमंत, अगर हम जमीन छोड़ देते हैं तो क्या वह व्यक्ति वास्तव में हमें परेशान करना बंद कर देगा और बाद में हमारी रक्षा भी करेगा? हेमंत की आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर गर्वित यशवंत के भाई इतनी जल्दी वास्तविकता के आगे झुक जाएंगे। लेकिन उनके नेतृत्व करने के साथ दूसरों से निपटना बहुत आसान होगा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आश्वस्त रहें, अध्यक्ष कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, वह आपसे जमीन अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, बल्कि शहर के बाहर के लोगों को अंदर आने देने के लिए वापस ले रहे हैं। क्या शहर के बाहर के लोगों को अंदर आने दें? हमारी जमीन उन्हें रहने के लिए दें? किस आधार पर? पहली बार समूह को जमीन के इच्छित उपयोग का एहसास हुआ, उनमें से हर कोई आश्चर्य में घूर रहा था। उनके लिए शहर के बाहर के लोग हीन थे, परिभाषा के अनुसार उनसे कई स्तर नीचे। इन्हीं लोगों को उनके जैसे ही शहर में रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? बस यह अध्यक्ष का निर्णय है और आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों। हेमंत ने अपना हाथ हिलाया। वह भी पूरी तरह से नहीं समझते थे, लेकिन उनका काम अध्यक्ष के आदेशों को निष्पादित करना था, उन पर सवाल उठाना नहीं। किसी भी मामले में एक बार जब आप जमीन अध्यक्ष को बेच देंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास आपको नुकसान पहुंचाने का समय या जरूरत नहीं है।
अगर कोई और आपत्ति नहीं है तो क्या हम अभी हस्तांतरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करें? उनके पीछे दो जागृतों ने तुरंत तैयार किए गए दस्तावेज निकाले। कमरे के अंदर के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे आखिरकार समझ गए कि उनके पास मामले में कोई विकल्प नहीं था। जब तक वे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते वे बाहर नहीं जा पाएंगे। हेमंत वास्तव में निर्दयी थे। भाई आप क्यों नहीं शुरू करते? हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी की निगाहें यशवंत के भाई पर गईं। कुछ घूर रहे थे तो कुछ घबराए हुए निकल रहे थे। ठीक है, यशवंत के भाई ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह आगे बढ़ा, पहले से तैयार अनुबंध पर एक नजर डाली, अपना नाम हस्ताक्षरित किया और अपना अंगूठा लगाया। अध्यक्ष हेमंत, क्या ये ठीक है? हाँ, धन्यवाद भाई। पैसा 3 दिनों के भीतर आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कृपया धैर्य रखें, हेमंत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष हेमंत। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। जरूर भाई। यशवंत के भाई मुस्कुराए, मुड़े, अपने परिवार को पीछे छोड़ा और अकेले बाहर निकल गए। जैसे ही वह चले उनकी मुस्कान ठंडी होती गई और उनकी आंखें तीव्र आक्रोश से भर गईं। वे जमीनें और यहाँ तक कि पूरा अंबिका नगर यशवंत परिवार का था। अब न केवल अंबिका नगर का अधिकांश हिस्सा बल्कि 90% से ज्यादा जमीन भी उनसे छीन ली गई थी। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? अध्यक्ष विवेक, है ना? और तुम हेमंत, अगर यशवंत परिवार इसे नहीं रख सकता तो तुम भी नहीं रख सकते। गुस्से से उनका चेहरा बिगड़ गया और वह तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गए। अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स उपसंघ में सुनील ने साधना कक्ष का दरवाजा खोला और तुरंत एक आवाज ने उनका अभिवादन किया। अध्यक्ष, आप यहाँ हैं? हाँ, मैं हूँ। सुनील अंदर आए, ध्यान से दरवाजा बंद किया और उत्सुकता से पूछा, भाई पार्थ, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? हाँ, पार्थ मुस्कुराया और पूछा, अध्यक्ष, क्या आप नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश करना चाहते हैं? सुनील हैरान रह गए, फिर उन्होंने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेशक, मैं इसका सपना देखता हूँ। पार्थ हंसा, अगर मैं आपसे कहूँ कि नाड़ी शोधन स्तर में तुरंत प्रवेश करने का एक तरीका है, क्या आप कोशिश करने के लिए तैयार होंगे? नाड़ी शोधन स्तर में तुरंत प्रवेश करने का एक तरीका? सुनील का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका है? अगर होता तो क्या अब तक संघ नाड़ी शोधन मार्शल आर्टिस्टों से भरा नहीं होता? अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया और उनकी आवाज कांप गई। भाई पार्थ, जिस तरीके का आपने जिक्र किया, क्या वह हो सकता है? ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जानते हैं। पार्थ ने मेज पर एक मेघमणि फल का टुकड़ा रखते हुए कहा। यह? सुनील की आंखें फैल गईं और एक पल बाद उन्होंने चिल्लाया, मेघमणि फल? ठीक है, यह मेघमणि फल है। पार्थ ने सिर हिलाया। अगर नाड़ी शोधन मार्शल आर्टिस्ट इसका सेवन करते हैं तो यह उनके शरीर के भीतर सत्य प्राण को बढ़ा सकता है। अगर प्रारंभिक बल योद्धा इसका सेवन करते हैं तो ये भी उनके शरीर के भीतर सत्य प्राण को बढ़ाता है। हालांकि चूंकि उनकी नाड़ियां खुली नहीं है, इस सत्य प्राण को संग्रहित करने के लिए कोई जगह नहीं है जो उनकी शिराओं और अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कोई कुशल व्यक्ति उनकी नाड़ियों को खोलने में उनकी सहायता करता है तो यह एक अलग कहानी है। पार्थ ने अपनी बात खत्म की, मुस्कुराते हुए सुनील की ओर देखा। अध्यक्ष, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेघमणि फल के इस टुकड़े का सेवन करें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बेशक मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सुनील ने सिर हिलाया जैसे कोई मुर्गी दाना चुग रही हो। जहां तक पार्थ की ताकत का सवाल है, दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन वह पूरी तरह से वाकिफ थे। भले ही वह सत्यसार स्तर पर न हो, वह उसके करीब थे। ऐसे मजबूत व्यक्ति की सहायता से उन्हें किस बात की चिंता करनी थी? हालांकि उनकी नजर मेघमणि फल के टुकड़े पर पड़ी। इतनी दुर्लभ और कीमती चीज, भले ही वह सिर्फ एक टुकड़ा हो, क्या वास्तव में उनके लिए इसका इस्तेमाल करना ठीक था? अध्यक्ष, अगर आप इस चीज की कीमत के बारे में चिंतित हैं तो कोई जरूरत नहीं है। पार्थ मुस्कुराया, मेरे पास अभी भी काफी मात्रा में है और इस बार आपकी मदद करना भी आज सुबह जो हुआ उसके लिए मुआवजा देना है। ये सुनील ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उस घटना का जिक्र करने लायक नहीं था वास्तव में। पार्थ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है अध्यक्ष, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मेघमणि फल के इस टुकड़े का सेवन करें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। ठीक है। दांत पीसते हुए सुनील ने अपना निर्णय लिया। चूंकि उन्हें यह अवसर मिला था तो उन्हें इसे पकड़ लेना चाहिए। हिचकिचाने से वह हमेशा के लिए मौका चूक सकते थे। वह चटाई पर बैठ गए, मेघमणि फल का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उसे निगल लिया। तुरंत ही उनके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। उनकी त्वचा के नीचे ऊर्जा की कई धाराएं उमड़ पड़ीं। उस क्षण उन्हें अपनी पीठ पर एक गर्माहट महसूस हुई जिससे उनके शरीर के भीतर बेचैन ऊर्जा शांत हो गई। फिर ऊर्जाएं एक दिशा में अभिसरण होने लगीं। एक धमाके के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया हो और एक परिचित सनसनी उभरी। क्या ये सत्य प्राण है? सुनील की आंखें खुल गईं। दरअसल मेघमणि फल का सेवन करने के बाद उनके शरीर के भीतर सत्य प्राण दिखाई दिया था। हालांकि यह अनियंत्रित और अस्थिर था। जैसे ही उन्होंने इस पर विचार किया, कुछ और टूटने की आवाजें आईं। उनके शरीर के भीतर अधिकांश सत्य प्राण नष्ट हो गए, केवल एक हल्की उपस्थिति बची। ऐसा लगता है कि मेघमणि फल द्वारा प्रदान की गई सत्य प्राण केवल इतनी ही दूर जा सकती है। पार्थ ने चुपचाप अपना हाथ हटा लिया। सिद्धांत रूप में वह सुनील की नाड़ियों को खोलना जारी रख सकते थे, लेकिन लागत बहुत ज्यादा थी। संघ के शोध के अनुसार मेघमणि फल की सहायता के बिना नाड़ी शोधन मार्शल आर्टिस्ट अपनी सत्य प्राण को प्रारंभिक बल योद्धा में चैनल कर सकते थे ताकि उन्हें प्रवेश करने में मदद मिल सके। लेकिन ये तरीका जोखिम भरा था। अगर गलत तरीके से संभाला गया तो इससे बाद वाले को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती थी और पहले वाले पर भी उल्टा पड़ सकता था। इसके अलावा यह इसके लायक नहीं था। नाड़ी शोधन मार्शल आर्टिस्ट की मौलिक सत्य प्राण सीमित थी, जबकि प्रारंभिक बल योद्धा को उसका केवल एक अंश प्राप्त होता था।
इसलिए इस तकनीक को शक्ति का संचार के रूप में भी जाना जाता था। समझदार कोई भी व्यक्ति इसे नहीं करेगा। अपनी पीठ पर से हाथ को दूर होते हुए महसूस करके सुनील अपनी आंखें खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सके। वह मुड़े पार्थ की ओर देखा और घबराकर पूछा, भाई पार्थ, मैं? हाँ। किसी समय पार्थ पहले ही खड़ा हो चुका था। उन्हें सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अध्यक्ष, आप अब बिना किसी संदेह के एक नाड़ी शोधन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। सुनील की सांस तुरंत तेज हो गई। फिर उनकी आंखों से गर्म आंसू की 2 धाराएं गिर गईं। मैं पहले से ही नाड़ी शोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, एक नाड़ी शोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट। नाड़ी शोधन स्तर, नाड़ी शोधन स्तर। वह इतना उत्साहित थे कि वह सुसंगत रूप से बोल नहीं पा रहे थे। पार्थ उनके बगल में चुपचाप मुस्कुराते रहे। उनके दिमाग में चाचा बलदेव की छवि दिखाई दी। अगर चाचा बलदेव नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश करते हैं तो क्या उनकी भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी? उन्हें बस कुछ संदेह थे। जब चाचा बलदेव अभी भी एकदम शक्ति योद्धा थे तो उन्होंने उनकी नाड़ियों को साफ करने में मदद की थी। क्या ये थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी थी? सामने मौजूद अध्यक्ष, हालांकि एक प्रारंभिक बल योद्धा, उनका स्तर पहले ही रूपांतरण बल तक पहुंच चुका था। ये कहा जा सकता था कि वह प्रवेश से बस एक कदम दूर थे। बस एहतियात के तौर पर चाचा बलदेव को एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनने का इंतजार करना बेहतर है, इससे पहले कि उन्हें प्रवेश करने में मदद की जाए। पार्थ ने अपना मन बना लिया। इस समय सुनील भी अपनी उत्तेजना से जागे। भाई पार्थ, मैं? पार्थ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अध्यक्ष, और धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी जो किया वह केवल आपके पिछले कुछ मनभेदन एक्यूपॉइंट्स को साफ करने में आपकी मदद कर रहा था। जब आपकी सत्य प्राण ठीक हो जाती है तो आप इस सत्य प्राण को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि अगले मनभेदन पर प्रभाव डाला जा सके। हालांकि अध्यक्ष, आपको सावधान रहना चाहिए कि बहुत जल्दबाजी न करें। एक शांत और संयमित दिल बनाए रखें। आपकी सत्य प्राण को अपने आप ठीक होने का इंतजार करने के अलावा अध्यक्ष, आप संघ से सत्य प्राण गोलियां खरीदने के लिए पैसे भी खर्च कर सकते हैं ताकि मनभेदन के दौरान आसान प्रभाव के लिए आपकी सत्य प्राण की भरपाई हो सके। अच्छा अच्छा, सुनील ने बार बार सिर हिलाया, शब्दों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में असमर्थ थे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको भविष्य में अपनी साधना में कोई समस्या आती है तो किसी भी समय मुझसे बेझिझक पूछें। पार्थ मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं अभी वापस जाऊंगा और इस पर विचार करूंगा। सुनील खड़े हुए, पार्थ को कई बार धन्यवाद दिया, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। जिस क्षण उन्होंने दरवाजा बंद किया उन्होंने जोर से मुट्ठी भींची। अध्यक्ष, अचानक उनके सामने एक आवाज आई। सुनील ने ऊपर देखा और तुलिका और गिरिराज को अजीब भावों के साथ उन्हें देखते हुए देखा। आहें, उन्होंने अपनी मुट्ठी अपने मुंह के सामने रखी, हल्का सा खांसा और कहा, क्या संयोग है? क्या आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं भाई गिरिराज से कुछ मार्गदर्शन पूछना चाहती थी, तुलिका ने कहा। ये बस एक अभ्यास है, बस एक अभ्यास। गिरिराज मुस्कुराए, फिर उत्सुकता से सुनील को घूरते हुए कहा, अध्यक्ष, अभी आपने? ओह, कुछ नहीं, हा। सुनील हंसते हुए बोले, आप अभ्यास करने जा रहे हैं तो आगे बढ़ें, मेरी परवाह न करें, हा। ये कहने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ गए। तुलिका और गिरिराज ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ अजीब है, मुझे भी लगता है कि यह थोड़ा अजीब है। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया, फिर तेजी से उनका पीछा किया। अध्यक्ष, तुलिका आगे बढ़ी, सुनील का रास्ता रोकते हुए मुस्कुराए, अध्यक्ष, क्या आप हमसे कुछ अच्छा छुपा रहे हैं? सुनील ठिठक गए। तुलिका सही कह रही है। गिरिराज ने विचार किया, अध्यक्ष, आपको इतने सालों से जानते हुए मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में कुछ नहीं है, सुनील ने जल्दबाजी में अपना हाथ हिलाया। लेकिन वह जितना ज्यादा ऐसा दिखते थे, तुलिका और गिरिराज की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। अध्यक्ष, यह उचित नहीं है। हाँ अध्यक्ष, अगर अतीत में कुछ हुआ था तो आप हमेशा हमें बताते थे। अब आपके पास अच्छी खबर है, लेकिन आप इसे खुद तक ही रखते हैं। ये सही नहीं है। दोनों एक के बाद एक बोले। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर? अक्षय जूजीत दूर से चलते हुए आए, उत्सुकता से पूछा। अध्यक्ष बताने को तैयार नहीं है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुलिका ने कहा। अध्यक्ष, यह आप पर उचित नहीं है, अक्षय चिल्लाए, आप हमें क्या नहीं बता सकते? और ज्यादा लोगों को इकट्ठा होते देखकर सुनील ने लाचारी से कहा, क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? बकवास। अक्षय की आंखें चमक उठी, जोर देते हुए, अध्यक्ष, हम करीबी दोस्त हैं। अगर कुछ अच्छा है तो हमें बताएं ताकि हम आपके लिए खुश हो सकें। हाँ, हमें जल्दी बताओ। अध्यक्ष, छुपाना बंद करो। ठीक है। सुनील ने आह भरी, चारों ओर देखा और कहा, चलो सम्मेलन कक्ष में चलते हैं और बात करते हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। वे सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुए। सुनील आखिरी थे। अंदर चलने के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए बाहर झांका कि कोई आसपास न हो, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अध्यक्ष, तुलिका ने अपनी आंखें घुमाई, क्या आप चोर बनने गए थे? आप इतने गुप्त क्यों लग रहे हैं? वास्तव में चोर नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। दरअसल ज्यादा चोर जैसा। सुनील की बोलती बंद हो गई। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, दरअसल मेरा इरादा आपको इतनी जल्दी बताने का नहीं था। मैं मूल रूप से थोड़ी देर इंतजार करना चाहता था। जल्दी करो और हमें बताओ। तीनों ने जोर दिया। ठीक है। सुनील ने तीनों की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, बस अभी मैंने प्रवेश कर लिया। सम्मेलन कक्ष तुरंत शांत हो गया। तुलिका, गिरिराज और अन्य लोगों ने उन्हें सदमे में घूरना शुरू कर दिया, जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हों। बहुत देर बाद गिरिराज ने हकलाते हुए कहा, अध्यक्ष, क्या आपने अभी कहा कि आपने प्रवेश कर लिया? अध्यक्ष, क्या आप अब नाड़ी शोधन स्तर में हैं? तुलिका का मुंह खुला रह गया। हाँ। सुनील ने कुछ शर्मिंदगी से सिर हिलाया। उन्हें मुख्य रूप से महसूस हुआ कि यह प्रवेश पार्थ की वजह से हुआ था।
अगर उन्होंने अपनी ताकत से प्रवेश किया होता तो वह कुछ ऐसा होता जिसे दुनिया को घोषित करने लायक होता। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में सदमा और उत्तेजना बारी बारी से आ रही थी। 2 या 3 साल पहले अध्यक्ष पहले से ही एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। इतने समय तक वह अभी भी नाड़ी शोधन मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उस अंतिम बाधा को पार नहीं कर सके थे। लेकिन आज अध्यक्ष ने प्रवेश कर लिया। उनके साथियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन ज्यादातर खुश थे। सबसे पहले वे सुनील के कड़ी मेहनत से प्रवेश करने के लिए खुश थे, और दूसरा, उन्होंने सोचा कि जब वे रूपांतरण बल तक पहुंचेंगे तो उन्हें सुनील से मार्गदर्शन मिल सकता है। अध्यक्ष, आप बहुत मजबूत हैं। अक्षय खुद को अंगूठा दिखाने से नहीं रोक सके। अद्भुत। अध्यक्ष, आप अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स संघ में नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं, है ना? भाई पार्थ को छोड़कर ऐसा होना चाहिए, उन्होंने जोड़ा। आज सुबह सम्मेलन कक्ष में लाश अभी भी उनकी यादों में ताज़ा थी। पार्थ की ताकत शायद नाड़ी शोधन स्तर से कहीं ज्यादा थी, लेकिन भले ही अध्यक्ष उप कार्यालय में नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश करने वाले दूसरे व्यक्ति थे, यह अभी भी प्रभावशाली था। उनके विपरीत अधिकांश रूपांतरण बल तक भी नहीं पहुंचे थे, नाड़ी शोधन स्तर की तो बात ही क्या। अध्यक्ष, आपने कैसे प्रवेश किया? क्या आप हमें भी कुछ संकेत दे सकते हैं? गिरिराज ने उत्सुकता से पूछा। वह अब एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे और हाल ही में बहुत सारी उत्तम रक्त शक्ति गोलियां ली थीं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने शरीर के भीतर प्राण की अनुभूति नहीं हो सकी थी। अध्यक्ष, एक पल रुकिए। तुलिका अचानक खड़ी हो गई और कहा, मैं दूसरों को लेने जाती हूँ ताकि वे भी आकर सुन सकें। रुको तुलिका, जल्दी मत करो। सुनील ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम पहले सुनो कि मुझे क्या कहना है। तुम्हारी बात पूरी सुनो। तुलिका भ्रम में बैठ गई। दरअसल इस प्रवेश का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से भाई पार्थ का श्रेय था। सुनील कड़वाहट से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि प्रवेश पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना वास्तव में मुश्किल है। भाई पार्थ का श्रेय? अध्यक्ष, क्या आपका मतलब है कि भाई पार्थ ने आपको प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन दिया? गिरिराज ने उत्साह से पूछा। हाँ, उन्हें पहले सोचना चाहिए था। शायद सम्मेलन कक्ष छोड़ने के बाद वह भी भाई पार्थ से कुछ मार्गदर्शन मांग सकते थे। यह मार्गदर्शन नहीं है। सुनील ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। भाई पार्थ ने मुझे मेघमणि फल नामक एक खजाने का उपयोग करके जबरदस्ती प्रवेश कराया। मेघमणि फल, मेघमणि फल। तीनों शुरू में स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखें फिर से फैल गईं। उन्होंने भी इस चीज के बारे में सुना था। सेवन के बाद यह एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में सत्य प्राण को बढ़ा सकता था। सत्य प्राण के बिना लोगों के लिए यह भी प्रभावी हो सकता था। हालांकि जोखिम बहुत ज्यादा था। एक गुरु की रक्षा के साथ भी जोखिम काफी था। इसलिए जबकि मेघमणि फल कीमती था, रक्षा के लिए एक गुरु ढूंढना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। हाँ, सुनील ने आह भरी और कहा, भाई पार्थ ने पहले मुझे मेघमणि फल का एक टुकड़ा सेवन कराया। फिर उन्होंने मेरे कुछ मनभेदन को साफ करने में मेरी मदद की, जिससे मेरी सत्य प्राण को बसने और शांत होने के लिए जगह मिली। तो मैंने प्रवेश कर लिया, लेकिन यह मेरी अपनी ताकत से नहीं था। यह बाहरी मदद से था। ये सुनने के बाद तीनों की आंखों में गहरा सदमा दिखा। संघ के वरिष्ठों ने जिक्र किया था कि एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट की रक्षा करना खतरनाक था। यहां तक कि मुख्यालय के अध्यक्ष भी ऐसा करने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। लेकिन अध्यक्ष के खाते से यह इतना सहज लग रहा था। भाई पार्थ बहुत मजबूत थे। तो आपको मार्गदर्शन देने के मामले में मैं शायद कम समय में ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने किसी और की मदद से प्रवेश किया और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुनील ने अजीब तरह से कहा, लेकिन चिंता मत करो, एक बार जब मैं अपनी सत्य प्राण से परिचित हो जाऊंगा तो मैं अपनी अंतर्दृष्टि तुम्हारे साथ साझा करूंगा। शायद ये भविष्य में तुम्हारी मदद कर सके। ठीक है अध्यक्ष, प्रवेश करने से पहले अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम इंतजार कर सकते हैं, तुलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, इसके अलावा अध्यक्ष, बाहरी मदद पर भरोसा करके प्रवेश करने जैसी बातें मत कहो। क्या यह अभी भी प्रवेश नहीं है? अक्षय ने भौहें चढ़ाईं। इस तरह की बातें कहने से ऐसा लगता है जैसे तुम हम पर डींग मार रहे हो। ठीक है, गिरिराज ने जोर से सिर हिलाया। अगर आपने बाहरी मदद से प्रवेश किया है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या यह अभी भी नाड़ी शोधन स्तर नहीं है? मार्शल आर्ट्स साधना में एक धीमी गति दूसरे की ओर ले जाती है। एक बार जब आप नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश कर लेते हैं तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। जब तक आप 8 नाड़ियां साफ नहीं करते हैं और ऊर्जा क्षेत्र और प्राण सागर नहीं खोलते हैं, आप सत्यसार स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रारंभिक बल योद्धाओं के विपरीत, रूपांतरण बल तक पहुंचने के बाद किसी को नहीं पता होता है कि प्राण की सनसनी कब दिखाई देगी। ये कल हो सकता है, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, या यहाँ तक कि कई सालों में। इस दौरान साधना शिथिल नहीं हो सकती, इस डर से कि 1 या 2 दिन की शिथिलता आसन प्राण सनसनी में देरी कर सकती है। केवल साधना के अनुभव के मामले में नाड़ी शोधन स्तर प्रारंभिक बल योद्धाओं से कहीं बेहतर है। ये सोचते हुए गिरिराज ने जोर से आह भरी। अगर मौका मिलता तो वह भी नाड़ी शोधन स्तर में प्रवेश करने के लिए बाहरी मदद का उपयोग करना पसंद करेंगे। क्या आप इस कहानी में किसी खास पात्र के आगे की घटनाओं को जानना चाहेंगे, या क्या मैं आपके लिए कोई और आधुनिक भारतीय कहानी लिखूं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।